नहीं, कई देख रहा हूं कमजोर दिल वाले गिरने के कगार पे हैं, बेहोश हो गए, तो मैं मजाक कर रहा था, कोई इसको सीरियस ना समझे। कमजोर दिल वालों से बहुत डर लगता है। आवाज आ रही है? वहां पे नहीं आ रही है? ठीक है, चलो चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो शुरू नहीं, कोई बात नहीं, तो देखने के लिए आने की जरूरत नहीं, पढ़ने के लिए आना है, ठीक है? देखने के लिए आने वाली आदत सही नहीं है। तो चलिए फिर, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास की शुरुआत हमेशा पढ़ाई से हो तो बढ़िया है, बाकी तो सबके बारे में चर्चाएं होंगी, अभी एक से एक भारतीय राजनीति में धुरंधर हैं। 2 मिनट में केवल मैं रिवाइज करवा दूं कि पिछली कक्षा में, सैटरडे वाली कक्षा में हमने क्या डिस्कस किया था। आर्टिकल 19 पे हम लोग थे, अनुच्छेद 19, और उसमें हमने पहले पढ़ा था कि संविधान में क्या है अनुच्छेद 19। तो संविधान में अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उनमें से कोई भी स्वतंत्रता असीमित नहीं है, कोई भी स्वतंत्रता असीमित नहीं है, और हर स्वतंत्रता पर कुछ न कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं इसको भी पढ़ा था। और उसके बाद हमने 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को एक्सप्लेन करते हुए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा देखा था, प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रत्यक्षतः भारत के संविधान में नहीं है। कहीं पर भी कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसमें यह शब्द मेंशन हो प्रेस की स्वतंत्रता। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस के निर्णय के बाद भारत में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। तो मैं समझता हूं यहां तक हमने देखा था कि किन तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। अब देखो, प्रेस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ऐसे में भी सवाल आते हैं हर जगह। तो थोड़ा सा प्रेस को हम लोग और इलेबोरेट करें कि कभी आ जाए कि प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, चर्चा कीजिए। 200 वर्ड्स में लिखने के लिए आ जाए, प्रेस इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक सवाल लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इसको प्रैक्टिस करना। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चर्चा कीजिए। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चर्चा कीजिए। प्रेस इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्कस। प्रेस इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्कस। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चर्चा करें। इसका मतलब जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो माना जाता है लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो 3 स्तंभ लोकतंत्र के माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। की अगर ये तीनों सही काम करते हैं तो लोकतंत्र के सफल होने की गुंजाइश होगी। तो अभी तक माना जाता था 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, बट अब माना जाता है कि एक चौथा स्तंभ भी है, और वो स्तंभ है प्रेस। तो मान लो कभी ऐसा प्रश्न आए कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, डिस्कस कीजिए, तो पहले बताएंगे कि लोकतंत्र जनता का शासन है। परंपरागत रूप में लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते थे जो उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार थे, और अब प्रेस को चौथा माना जाता है। इसका मतलब कि इस प्रश्न में हमें सामान्यतः प्रेस का महत्व बताना होगा। यह बताना होगा कि प्रेस के बिना डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी। तो आइए जानते हैं प्रेस का महत्व। कभी अगर इस पर लिखना हो तो प्रेस के इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस को दिखाना है कि ये 4th पिलर क्यों है। तो एक इसी में सब हेडिंग बना सकते हो, प्रेस का महत्व, प्रेस का महत्व, प्रेस का महत्व। एक एक करके लिखो। पहला पॉइंट, प्रेस सरकार को उत्तरदायी बनाती है। प्रेस सरकार को उत्तरदायी बनाती है, प्रेस सरकार को उत्तरदायी बनाती है और तानाशाही से लोकतंत्र की रक्षा करती है। प्रेस सरकार को उत्तरदायी बनाती है तथा तानाशाही से लोकतंत्र की रक्षा करती है। प्रेस सरकार को उत्तरदायी बनाती है तथा तानाशाही से लोकतंत्र की रक्षा करती है, तानाशाही से लोकतंत्र की रक्षा करती है। इसका मतलब क्यों प्रेस डेमोक्रेसी के लिए अनिवार्य है। प्रेस का मतलब हमने देखा, अखबार, सारा कुछ पिछली क्लास में जो पढ़ा था कि अखबार, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, सिनेमा, सब प्रेस है। तो अगर देश में एक अच्छी प्रेस है, स्वतंत्र प्रेस है, तो सरकार के प्रत्येक निरंकुशतापूर्ण कदम की आलोचना होगी। कोई भी ऐसा कदम जो स्वतंत्रता के विरुद्ध है, प्रेस में डिस्कस होगा, और प्रेस में डिस्कस होगा तो समाज तक मैसेज जाएगा। सरकार जिस दल से, सरकार किसी न किसी दल से संबंधित है, और जिस भी दल से संबंधित है सरकार, उस दल को भी चुनाव लड़ना है। तो मोदी जी के दल को भी चुनाव लड़ना है। सबसे सिंपल इक्वेशन ये है। और चूंकि चुनाव लड़ना है, इसलिए राजनीतिक दल बाकी सब कुछ की अवहेलना कर देगा। उसको पता है कि न्यायपालिका की पकड़ से भी बच जाऊंगा, हमारे पास सीबीआई है, सब कुछ है, सब जगह से बच जाऊंगा, बट सारी अदालतों के ऊपर एक अदालत लोकतंत्र में कहलाती है जनता की अदालत। और उसको पता है कि जनता की अदालत में मामला बिगड़ जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल अभी हाल के भारत से लीजिए कि जबकि हमारे यहाँ प्रेस उतना स्वतंत्र आज नहीं है जितना होना चाहिए, इसकी आलोचना हो, फिर भी बंगाल में कोविड के दौर में चुनाव हुए, रैलियों पर रैलियां हो रही थी। उसी टाइम पे, उस समय तक सरकार का यह दृष्टिकोण था कि वैक्सीन फ्री में नहीं दी जाएगी। याद करो, ये बाद में हुआ, बट ये सब चीजें बाद में जन दबाव के कारण
एक्सेप्ट करनी पड़ी, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर आई, प्रेस ने, मीडिया ने उसका जबरदस्त कवरेज किया और आम जनता तक को यह महसूस होने लगा कि नहीं, यहां पर सरकार विफल है। और ये लोगों में मैसेज आने लगा कि जिस समय हमें कोविड की दूसरी लहर से लड़ने की तैयारी करनी थी, उस समय हमारे राजनीतिक ये रैलियां कर रहे थे, सभी दलों वाले, सरकार पर ज्यादा आक्षेप होगा। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा ताबड़तोड़ घोषणाएं आने लगी कि सबको अनाज फ्री में दिया जाएगा, तो वैक्सीन फ्री में। हम कह सकते हैं ये प्रेस का दबाव था। तो सबसे पहला कि क्यों फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है या प्रेस का महत्व क्या है, यह सरकार को तानाशाह बनने से रोकेगा, इसके कारण लोकतंत्र की रक्षा होगी। उसी को कहते हैं उत्तरदायित्व, कि सरकार उत्तरदायी बनेगी, जिम्मेदार बनेगी। दूसरा पॉइंट लिखो, भारत जैसे देश में प्रेस जनता की राजनीतिक शिक्षा का प्रमुख साधन है। भारत जैसे देश में प्रेस जनता की राजनीतिक शिक्षा, पॉलिटिकल एजुकेशन का प्रमुख साधन है। भारत जैसे देश में प्रेस जनता की राजनीतिक शिक्षा का प्रमुख साधन है। राजनीतिक शिक्षा का प्रमुख साधन है। राजनीतिक शिक्षा का मतलब क्या है? राजनीतिक शिक्षा का मतलब है कि एक शिक्षा तो कक्षाओं में मिलती है, यह राजनीतिक शिक्षा नहीं है, औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा से हम किताबें पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, वो सब होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक अन्य शिक्षा भी होती है जिसको अनौपचारिक शिक्षा या राजनीतिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक या राजनीतिक शिक्षा का मतलब है कि अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी होना, सरकार की सफलता के बारे में जानकारी होना, विफलता के बारे में जानकारी होना, सरकार की योजनाओं के बारे में, मतलब देश समाज में क्या होगा, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो औपचारिक शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन लोकतंत्र में यह राजनीतिक शिक्षा बहुत मायने रखती है, क्योंकि राजनीतिक शिक्षा एक जागरूक नागरिक का निर्माण करेगी। अगर किसी देश में पॉलिटिकल एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है तो उसे अवेयर सिटीजन्स, जागरूक नागरिक होंगे। कई बार आप देखते हैं कि बहुत बड़े इंजीनियर साहब हैं, बहुत भारी पढ़े लिखे हैं, उनके ज्ञान का कोई टक्कर नहीं है, पर उनको पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है तो गायब। अपने धन के बारे में बहुत जानकारी, बट प्रधानमंत्री जन धन नहीं पता है। बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, पर देश में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं। इसका मतलब हम कहेंगे कि इनको किताबी शिक्षा तो जबरदस्त है, अपने विषय के भारी विशेषज्ञ हैं, लेकिन इनके पास राजनीतिक शिक्षा नहीं। तो राजनीतिक शिक्षा में क्या क्या आएगा? अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, देश के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानना चाहिए, सरकार की सफलताओं को जानना चाहिए, सरकार की विफलताओं को जानना चाहिए, सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम, तमाम चीजों के बारे में जानना चाहिए। और जब ये जानकारी होती है तो जागरूक नागरिक होता है। क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर है, अपने फील्ड में सफल है, लेकिन वो वोट देते समय शायद सही विकल्प का चयन ना कर सके, और इसलिए आप देखते हैं कई बार खूब पढ़े लिखे लोग भी भ्रामक नारों में आ जाते हैं। कारण कि पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं, देश की वस्तु स्थिति को नहीं जानते हैं। और ये जो राजनीतिक शिक्षा है, इसके बिना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कि सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का मूल्य है। मैं समझता हूं गेटेल बहुत भारी विद्वान है राजनीति विज्ञान के, तो ये गेटेल का कथन कि सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का मूल्य है। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस फॉर डेमोक्रेसी। इसका मतलब अगर लोकतंत्र को सफल करना है तो जनता को सतत जागरूक होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वोट डालना पड़ेगा। और जिस समय आप तर्क का प्रयोग बंद कर देंगे, समाज की, राष्ट्र की समस्याओं से कट जाएंगे, तो सरकारें भी निरंकुश। और यहां पर औपचारिक शिक्षा तो यूनिवर्सिटीज में दी जाती है, भारत हो या कोई भी देश हो, कक्षाओं में दी जाती है, बट अनौपचारिक शिक्षा भारत जैसे देश में प्रमुख साधन उसका प्रेस ही है। इसका मतलब देखो, गांव का आदमी भी, कई बार ऐसा होगा कि गांव के आदमी के पास राजनीतिक शिक्षा ज्यादा होगी और एक पढ़े लिखे भारी विद्वान आदमी के पास औपचारिक शिक्षा तो होगी, लेकिन ये वाली शिक्षा नहीं होगी। तो गांव के आदमी को प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में ज्यादा पता है, तो वो जब होगा जागरूक नागरिक होगा, तभी हम चुनाव में अपने मत का सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। तो एक पैराग्राफ इस पर भी लिखना कि प्रेस पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक शिक्षा का प्रमुख साधन है, और राजनीतिक शिक्षा के बारे में बताना है, इसको जागरूक नागरिकता से जोड़ना है, इसको चुनाव से जोड़ना है। और जब ये चीज होगी तो देश में लोकतंत्र सफल होगा। अन्यथा जहां पर नागरिक केवल रुपया पैसा कमाने में और विज्ञान और तकनीक में अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, उस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो सकती है। तो राजनीतिक शिक्षा का साधन प्रेस है। तीसरा लिखिए, थर्ड, भारत जैसे देश में प्रेस समाज सुधार का प्रमुख साधन है। भारत जैसे देश में प्रेस समाज सुधार का एक प्रमुख साधन है। भारत जैसे देश में प्रेस समाज सुधार का एक प्रमुख साधन है। भारत जैसे देश में प्रेस समाज सुधार का एक प्रमुख साधन है। तो एक पैराग्राफ इस पे भी दिखाना कि प्रेस का भारत के समाज में एक अलग भी इंपॉर्टेंस, वो है सोशल रिफॉर्म।
इसका मतलब तमाम तरह की कुरीतियां, तमाम तरह की समस्याएं देश में। और भारत में अखबारों में उससे संबंधित लेख निकलते हैं, उससे संबंधित पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, उससे संबंधित फिल्में भी बनती। और थोड़ा सा इस तथ्य को समझना हो तो एक फैक्ट को आप देखिए, और बहुत ही सामान्य फैक्ट है जिस पर हमारी नजर नहीं जाती है, कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आप सभी पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल, थोड़ा बहुत तो सबको पता होता ही। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को अगर तुम देखोगे तो एक बहुत कॉमन चीज दिखेगी, सारे बड़े नेताओं में, जो भी टॉप लेवल का नेता था उस टाइम पे, उसका अपना अखबार जरूर होता था। जो भी टॉप लेवल का नेता है उसका अपना अखबार जरूर होता था। गांधी जी के पास हरिजन और नवजीवन, नेहरू के पास नेशनल हेराल्ड, सब जो भी बड़े बड़े, राम मोहन रॉय अपना अखबार निकालेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपना, मतलब मौलाना आजाद अपना, सबके पास अपना अखबार होता था। आप कहेंगे इतना, इसीलिए यूपीएससी के कैंडिडेट को एक टेंशन भी हो जाता है कि उतने उतने अखबार याद करो, ये उसका एक नकारात्मक पहलू है। बट फिर भी एक सोचने की बात है कि सारे नेता अखबारों पर इतना बल क्यों देते थे? क्योंकि इस देश की परिस्थितियों के संदर्भ में वो प्रेस की ताकत को पहचानते थे। और देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यदि विधवा विवाह पर जो प्रतिबंध था, उस कुरीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उसमें अखबार बहुत बड़ी ताकत थी। राजा राम मोहन राय जब सती के खिलाफ लड़ रहे थे, अखबार बड़ी ताकत। गांधी जी के तो अखबार का नाम ही हरिजन था, जिसके द्वारा उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो सोशल इविल्स को रोकने में भी प्रेस की बड़ी भूमिका। और यहां पर तो हम कहेंगे कि इंडिया के लिए प्रेस और ज्यादा जरूरी, क्योंकि पाश्चात्य समाजों की तुलना में हमारा समाज थोड़ा सा ज्यादा रूढ़िवादी है। हमें देर में आजादी मिली, तो एजुकेशन आदि धीरे धीरे फैल रहा है। आज के समय में देखें तो प्रेस कुछ सीमा तक इस भूमिका को निभा भी रहा है। फिर वही एग्जांपल मैं दूंगा कि अभी जो हम कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा का पिछले 1 दशक से या 2 दशक से दौर चल रहा है, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं गोल्डन पीरियड। खराब फिल्में भी बनने, बट एक से एक थीमेटिक फिल्में, एक एक थीम को, 3 इडियट पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर कितना शानदार है कि पहले से ही वो बताता है कि वायरस पहले ही तय कर लेता है जब गर्भ में ही है कि ही होगा तो डॉक्टर और शी होगी तो इंजीनियर, नहीं सॉरी, शी होगी तो डॉक्टर और ही होगा तो इंजीनियर। अब देखो कि वायरस पहले ही उसकी किस्मत लिख के बैठा है, और अगर उसमें इंजीनियरिंग के लिए रुझान हो गया तब क्या करेगा, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहे तब क्या करेगा। तो एक प्रकार से कितने बड़े ये को दिखाया है। और वहां पे रेंचो कितना बढ़िया एक सिंपल कैरेक्टर बनके जो हर चीज पे ये करता है कि वायरस के हर चीज को निरुत्तर कर देता है। भाई स्पेस में इससे ले गया तो कहा उसमें स्याही कहां से थी। तो कहने का मतलब कि फिल्में ब्लैक एक से, तो ये एग्जाम्पल हमें नहीं देना है फिल्मों का, बट केवल वर्ड लिख सकते हैं, फिल्में, अखबार, ये सब इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो भारत में ये भी एक प्रेस का महत्व है कि डेमोक्रेसी के सोशल, जो सामाजिक आयाम लोकतंत्र का, उसको प्रेस मजबूत करता है। ये सब तर्क ऐसे में भी आप डाल सकते हैं अगर उधर कभी सवाल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भारत के बहुलवादी समाज में, भारत के बहुलवादी समाज में, भारत के बहुलवादी समाज में प्रेस विभिन्न प्रकार के विरोधी विचारों में, भारत के बहुलवादी समाज में प्रेस, भारत के बहुलवादी समाज में प्रेस विभिन्न प्रकार के विरोधी विचारों में, विभिन्न प्रकार के विरोधी विचारों में समन्वय लाने का प्रमुख साधन है। विभिन्न प्रकार के विरोधी विचारों में समन्वय लाने का प्रमुख साधन है। भारत के बहुलवादी समाज में प्रेस विभिन्न प्रकार के विरोधी विचारों में समन्वय लाने का प्रमुख साधन है। विभिन्न प्रकार के विरोधी विचारों में समन्वय लाने का प्रमुख साधन है। इससे राष्ट्रीय एकता, इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है तथा लोकतंत्र मजबूत होता है। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है तथा लोकतंत्र मजबूत होता है। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है तथा लोकतंत्र मजबूत होता है। यहां हम लोग एक अच्छे प्रेस की बात करें, यदि बुरा हो जाए तो इसमें बाधक भी होगा, लेकिन अगर क्यों प्रेस जरूरी है, अच्छा प्रेस, स्वतंत्र प्रेस जरूरी है, तो भारत जैसे देश में सामाजिक सुधार के साथ साथ राष्ट्रीय एकीकरण, इसमें भी प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों? तो हमें थोड़ा सा इसको डिटेल में दिखाना है कि विश्व का सर्वाधिक बहुलवादी समाज आज भारत है, और ये एक मान्य तथ्य है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड का अगर प्लूरल सोसाइटी कोई है तो वो भारत है। सर्वाधिक बहुलवादी, मोस्ट प्लूरल। प्लूरल या बहुलवादी का मतलब क्या है? तो बहुलवादी का मतलब होता है ऐसा देश जिसमें अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक क्षेत्र, अनेकता ही अनेकता। और आज दुनिया में इस बड़े लेवल पे, इतने बड़े पैमाने पे जैसे भारत में है, कहीं पर भी इतनी अनेकता नहीं है। इससे पहले एक देश हुआ करता था सोवियत संघ, वो भारत से भी ज्यादा प्लूरल था, इससे भी ज्यादा बड़ा था और इससे भी ज्यादा बहुलता थी। लेकिन हमने देखा कि 1991 में वो देश टूट गया, खत्म हो गया। अनेक कारण थे उसके टूटने के, अनेक कारण थे, लेकिन एक कारण बहुलता को भी माना जाता है कि जहां बहुत ज्यादा प्लूरलिटी होगी वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि अगर एक भाषा, एक धर्म, एक क्षेत्र, सब कुछ एक है,
तो यूनिटी लाना आसान है। तो इसलिए कहा जाता है यूरोप में यूनिटी लाना आसान है, क्योंकि यूरोप में छोटे छोटे देश हैं और यूरोप के ज्यादातर देश तो हमारे यूपी से जनसंख्या में छोटे, ज्यादातर देश, तो ज्यादातर देश हमारे एक राज्य से छोटे हैं। प्लस इंग्लैंड की बात करो तो एक ही लैंग्वेज डोमिनेट कर रहा है, इंग्लिश, एक ही रिलीजन क्रिश्चियनिटी, एक ही कल्चर। इसी तरह जर्मनी छोटे छोटे देश हैं और वो बने ही इस आधार पे हैं कि उनकी आइडेंटिटी अलग कर दी गई। तो यूरोप में राष्ट्रीय एकीकरण एक बड़ी समस्या नहीं। ये कहां पर बड़ी समस्या थी? सोवियत संघ में। एक और भारत से भी ज्यादा बहुलवादी देश माना जाता था यूगोस्लाविया, बट उसका भी विघटन हो गया, 6 देशों में बट गया। और बहुत ही खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि उसी लेवल की बहुलता हमारे देश में, उसी लेवल की प्लूरलिटी हमारे देश में भी है। बट हमारा देश अभी तक उस प्रकार की व्यापक टूट फूट से बचा हुआ है। अब इतने बड़े देश में देखो अलगाववाद थोड़ा बहुत तो चलेगा कि कहीं नागा कर रहा है कहीं, बट फिर भी मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं सोवियत संघ से। तो भारत 15 देशों में नहीं टूटेगा, और चाहे कन्हैया कुमार कंस कुमार नारा लगाते रहिए, कभी नहीं टूटेगा। इसलिए नहीं टूटेगा कि बहुत कुछ इसके संविधान में जो इसको टूटने से बचाता है। इसका मतलब कि सोवियत संघ क्यों टूटा, यूगोस्लाविया, कारण यह है कि प्लूरलिटी को हमने यूनिटी में उन्होंने बदलने में सफलता नहीं पाई। बट हमारे जहां इतनी प्रकार की प्लूरलिटी है कि कितनी भाषाएं देखिए इस देश में है, कितने धर्म है, कितने क्षेत्र, और सच्चाई है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट चला जाए तो शायद वहां का खाना, कपड़ा, रहन सहन, सब कुछ उसको डिफरेंट लगेगा। नॉर्थ ईस्ट एक तरह से दिल्ली के लिए विदेश है, और यूरोप में तो बिल्कुल ऐसे ही विदेश है, बल्कि यूरोप में ज्यादा निकटता है दो देशों के बीच जितना कि हमारा प्लूरलिटी है। और साउथ इंडिया कोई चला जाए दिल्ली से तो उसको बिल्कुल लगेगा एक नए देश, नए लोग, नए त्योहार, नए वस्त्र, सब कुछ नया। बट फिर भी भारत है टिका हुआ। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी बहुलता में भी प्रेस की भूमिका रही है। इसलिए प्रेस बहुत भी, जो प्रेस पर सवाल बनते हैं, आए भी हैं सवाल, आर्टिकल 19 पर आज डिस्कस भी करूंगा, तो आए भी हैं, यूपीएससी में आगे भी आएंगे कि प्रेस की भूमिका हमारे देश में अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ये शॉर्ट टर्म नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म में देश को अच्छे या बुरे की ओर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रेस अच्छा है, बढ़िया है, तो नागरिकों के बीच मेल मिलाप की भावना विकसित करेगा और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। और ध्यान रखो, भारत जैसे देश में अगर राष्ट्रीय एकता नहीं हो तो ऐसे देश के टूटने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत प्लूरल है, किस मुद्दे पे किसको टच कर जाएगा कौन जानता है, सबकी अपनी संस्कृति। तो इसीलिए यहां पर प्रेस की भूमिका बहुत। अब प्रेस से राष्ट्रीय एकता कैसे आई? भारत जैसे किसी भी बहुलवादी समाज में हम कह सकते हैं प्रेस एक प्रकार से एक मंच प्रदान करता है, जहां सब एक प्लेटफॉर्म है, जहां तमाम बहुलता के लोग, विविधता के लोग अपने अपने विचार रखेंगे और विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जैसे मान लो कि मंदिर समर्थक भी टीवी पर अपनी बात, जब कभी डिबेट देखो टीवी पे होता है, तो इधर फला दल का है, इधर चिल्ला दल का है, इधर सारे दलों के लोग बैठे हुए हैं, तो इधर ओवैसी जी के प्रतिनिधि हैं, इधर विश्व हिंदू परिषद है, इधर बीजेपी, सब अपनी अपनी बात रखें और लाखों करोड़ों लोग उसको सुन रहे हैं। वो चीज अखबारों में छप रही है। इसका मतलब कम से कम प्रेस का ये फायदा तो है कि मेरी बात आप तक जाती और आपकी बात मेरे तक आ रही है। इसी को डायलॉग या संवाद कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि इसको कैसे आप करते हैं। अगर अच्छे तरीके से करें तो ये वरदान है, ये डायलॉग वरदान है, क्योंकि अगर मेरी बात आप तक पहुंचेगी नहीं और आपकी बात मेरे तक आएगी नहीं तो झगड़ा तय है। क्यों? क्योंकि मुझे आपका दृष्टिकोण पता नहीं तो मुझे अपनी ही बात सत्य लगेगी, और आपको मेरा दृष्टिकोण पता नहीं तो आपको अपना ही सत्य लगेगा। और परिणाम क्या होगा कि हम दोनों मानेंगे कि हम सही है, वो अन्यायी। पर जब प्रेस में आएगा, मैं अपनी बात रखूंगा, तो आप और आपके लोग सुनेंगे, उसको भी दो बातें कन्विंस करेंगे कि नहीं ये बात तो ये ठीक बोला। और जब आप अपनी बात रखेंगे तो मैं और मेरे लोग सुनेंगे, और वो भी कहेगा कि नहीं उसकी ये तो बात ठीक है। ये जो संवाद है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि याद करो राष्ट्रीय एकता यहां से उसका संबंध है, हमने प्रियम्बल में पढ़ा, उसका संबंध मनोविज्ञान से है, सोच से है। डंडा लेकर यूनिटी नहीं लाई जा सकती, डंडा लेकर अनुशासन बनाया जा सकता है। एकता तो मनोवैज्ञानिक है, मर मिटने की भावना कि हमारा देश एक होगा, और वो एकता लाने में प्रेस बहुत जरूरी है। तो भारत जैसे बहुलवादी समाज से थोड़ा सा एक पैराग्राफ में लिख करना, इसकी प्लूरलिटी को बताना है, और फिर कहना है कि ये प्लूरलिटी कहीं अभिशाप न बन जाए। अगर प्रेस अच्छी भूमिका नहीं निभाएगा तो अलगाववाद को हवा देगा, हिंदू मुस्लिम को दिन रात हवा देगा, तो शॉर्ट टर्म में उसका इंपैक्ट कम दिखेगा, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे नासुर बनता है। तो लिट्टे की समस्या या जो श्रीलंका का गृह युद्ध, कभी फॉरेन पॉलिसी पढ़ोगे या पढ़ने का मौका मिलेगा मेरे से, तो एकाएक लिट्टे की समस्या श्रीलंका में पैदा नहीं हुई। वो घाव धीरे धीरे नासुर पड़ता है, अलगाववाद धीरे धीरे जड़ें जमाता है, और एक लेवल आता है कि जब बिल्कुल रास्ते अलग हो जाते हैं। तो शुरुआत में ही ऐसी चीजों को रोकना जरूरी है। तो अगर हमें 200 वर्ड्स में दिखाना है कि प्रेस का महत्व क्या है, तो प्रेस यही। इसका मतलब एक स्वतंत्र प्रेस, जिम्मेदार प्रेस जरूरी है। लेकिन अगर कभी ऐसे प्रश्न आ जाए कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की क्या सीमा होनी चाहिए, या कभी इस पूरे मुद्दे पर हमें राय देनी, क्योंकि प्रेस बुरा काम भी कर रहा है, भाई भूमिका अच्छी होनी चाहिए, बट आपको लगता है कि सारे पत्रकार ऐसा कर रहे हैं? बहुत सारे पत्रकार दिन रात हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आज भारत में, पत्रकारों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो सवाल उठता है कि प्रेस सरकार रूपी घोड़े को बेलगाम होने से रोकेगा। मोदी जी बेलगाम होंगे तो वहां प्रेस आए,
लेकिन क्या मोदी जी को यह पावर दिया जाए कि वो प्रेस को लगाम लगाए, क्योंकि प्रेस भी शैतानी कर रहा है। तो अब अगर ऐसे विवादास्पद प्रश्नों पर हमें अपना मत तो नाम लेकर नहीं आएगा कि मोदी जी करें, बट क्या राज्य को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह विशेष परिस्थितियों में प्रेस को नियंत्रण करे, या प्रेस अनियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि सरकार को तब नियंत्रित करेगा जब इस पर नियंत्रण ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कोई भी लोक लुभावन दृष्टिकोण से बचते हुए संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाना, यह पॉलिटी का पेपर। तो हमें एकदम संविधान सम्मत अपने कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जाम्पल लेकर, तर्क लेकर और तब अपने मत का प्रतिपादन करना है। तो एक हेडिंग दो, प्रेस पर नियंत्रण का मुद्दा। कभी अगर आ जाए कि कैसे कंट्रोल करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा। प्रेस पर नियंत्रण का मुद्दा, मतलब किस सीमा तक प्रेस को नियंत्रित किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, क्या है भारत में स्थिति। प्रेस पर नियंत्रण का मुद्दा, कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि विवादित विषय है, तो मैं चाहता हूं 50 शब्द 100 शब्द कम से कम आपको डिक्टेट कर दूं, उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेना। प्रेस पर नियंत्रण का मुद्दा, इसको लिखिए, भारत सहित विश्व के किसी भी देश में, भारत सहित विश्व के किसी भी देश में, भारत सहित विश्व के किसी भी देश में असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं किया जाता। भारत सहित विश्व के किसी भी देश में असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं किया जाता। भारत सहित विश्व के किसी भी देश में असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं किया जाता। भारत का संविधान भी असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं करता। भारत का संविधान भी असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं करता। भारत का संविधान भी असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं करता। तो सबसे पहली चीज हमें स्थापित करनी कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं, ऐसा कोई देश नहीं जहां असीमित प्रेस का सिद्धांत प्रचलित है। ब्रिटेन में भी नहीं, अमेरिका में भी नहीं है। विशेष परिस्थिति में वहां भी अखबार पर लगाम लगाई जाए। हमारे दृष्टिकोण को संवैधानिक होना चाहिए, तो हमारे संविधान में कहीं पर भी किसी की भी असीमित सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया। तो न राष्ट्रपति असीमित है, न प्रधानमंत्री है, न पुलिस है, न जज है, कोई प्रेस भी असीमित नहीं। तो सबसे पहली बात स्थापित करनी है अपने उत्तर में कि भारत का संविधान असीमित प्रेस को मान्यता नहीं देता। अब थोड़ा इसको फैक्ट से सब्सटेंशिएट करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पोजीशन है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो आगे लिखो, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में अलग से उल्लेख नहीं है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में अलग से उल्लेख नहीं है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में अलग से उल्लेख नहीं है, अलग से उल्लेख नहीं है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है। बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में अलग से उल्लेख नहीं, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है। अतः भारत का संविधान जो 8 सीमाएं, अतः भारत का संविधान जो 8 सीमाएं, 8 लिमिटेशंस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाता है। अतः भारत का संविधान जो 8 सीमाएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाता है, वे सीमाएं प्रेस पर भी स्वतः लागू होती हैं। वे सीमाएं प्रेस पर भी स्वतः लागू होती हैं। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो 8 सीमाएं लगाता है, वे सीमाएं प्रेस पर भी स्वतः लागू होती हैं। तो पहले यहां तक देखिए कि जब हमने ये लाइन लिखी कि भारत का संविधान असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं करता, तो फैक्ट देना पड़ेगा क्यों। तो उसका तर्क यह है कि हमारे संविधान में अलग से फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं नहीं। याद रखो कि हमारे संविधान में अलग से प्रेस का कहीं उल्लेख नहीं। फिर प्रेस कहां से निकला है? 1912 सब क्लॉज, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस। तो यह बात तो भारत में निर्णायक तरीके से सत्य है कि प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अंग। यदि प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 सीमाएं, तो ऑटोमेटिक वो 8 सीमाएं प्रेस पर लागू है कि नहीं। सीधी सी बात है कि अगर चारों ओर पानी है, पानी के बीच मकान है, तो अगर हम कहेंगे कि मकान पानी से घिरा है, तो उसका जो कमरा है वो भी पानी से घिरा है, क्योंकि कमरा तो मकान का हिस्सा है। तो एग्जैक्टली वही बात है कि जो 8 सीमाएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, वही 8 सीमाएं स्वतः प्रेस पर लागू है। इसका मतलब कि इसमें अंतर्निहित है कि 8 आधारों पर सरकार प्रेस को कंट्रोल कर सकती है।
यदि अखबारों में भारत की अखंडता से संबंधित कोई खबर छपेगी तो ऐसे अखबार को रोका जा सकता है। यदि अखबारों में न्यायालय अवमानना जो भी 8 आधार पर है, तो पहला तर्क यहां से निकला कि क्यों असीमित प्रेस को संविधान स्वीकार नहीं करता, तो वो 8 स्वतंत्रताएं। फिर आगे लिखिए पैराग्राफ बदलकर, भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन घृणा वाक, हेट स्पीच, लेकिन घृणा वाक का अधिकार नहीं देता। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन घृणा वाक, इंग्लिश में इसका लिखना है हेट स्पीच, कभी पूछ सकता है हेट स्पीच क्या है, लेकिन घृणा वाक या हेट स्पीच का अधिकार नहीं देता। हेट स्पीच का अधिकार नहीं देता। आइए जानते हैं घृणा वाक क्या है। घृणा वाक का अर्थ है ऐसी अभिव्यक्ति, इसको लिखो, घृणा वाक, हेट स्पीच का अर्थ है ऐसी अभिव्यक्ति, घृणा वाक का अर्थ है ऐसी अभिव्यक्ति जो समाज में, घृणा वाक का अर्थ है ऐसी अभिव्यक्ति जो समाज में विभिन्न समुदायों के बीच, जो समाज में विभिन्न समुदायों के बीच, जो समाज में विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाती है, जो समाज में विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाती है और सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करती है। समाज में विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाती है और सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करती है। विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाती है और सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करती है, सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करती है। घृणा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घृणा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घृणा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिधि में शामिल नहीं है। घृणा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिधि में शामिल नहीं है, उससे बाहर है, उसका हिस्सा नहीं। घृणा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिधि में शामिल नहीं। तो यह तर्क भी बताता है कि प्रेस असीमित नहीं हो सकता, कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट है। अब याद करो, फंडामेंटल राइट या भाग 3 में होने का मतलब ही है कि इसका स्वरूप विध्वंसात्मक नहीं है, इसका स्वरूप बैड नहीं है, इसका स्वरूप रचनात्मक है। क्योंकि मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? जो भौतिक नैतिक उन्नति करे। तो क्षति करने वाली चीज मौलिक अधिकार नहीं है। कोई कहे कि नहीं मर्डर करना, तो मर्डर करना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता, विध्वंसात्मक है, बुरी चीज नहीं होगा फंडामेंटल राइट। अगर अभिव्यक्ति एक फंडामेंटल राइट है तो इसमें अंतर्निहित है, इसका स्वरूप रचनात्मक है, इसका स्वरूप अच्छा है। तो हमें अभिव्यक्ति इसलिए दी जाती है कि हम सकारात्मक रूप में अपने विचारों को प्रकट करें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसी अभिव्यक्ति करता है जो नफरत फैलाती है, एक दूसरे को तनाव पैदा करती है, दंगे भड़काती है, तो ऐसी अभिव्यक्ति को ही घृणा वाक्य कहेंगे। तो भारत में आपको पता है कि बहुत सारे नेतागण, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में घृणा वाक्य को बढ़ावा देते हैं, और भारत का संविधान घृणा वाक्य को नहीं मानता। घृणा वाक्य स्वतंत्रता की परिधि में नहीं है, और चूंकि घृणा वाक्य की संभावना या आशंका बनती, इसीलिए प्रेस असीमित नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता का स्वरूप रचनात्मक है। यदि प्रेस रचनात्मक रहे तो बिल्कुल आपको आ जाए, बट यदि प्रेस घृणा वाक्य का माध्यम बन जाए तो ऐसे प्रेस को भी रोकना जरूरी हो जाता है। तो यहां तक ये चीज तो क्लियर हुई कि भारत का संविधान असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं करता, और संवैधानिक दृष्टिकोण तो यही है कि राज्य प्रेस को नियंत्रित कर सकता है। बट अब सवाल आता है कि कब नियंत्रित करे और कब ना करे, क्योंकि पावर है और हमें कहना चाहिए कि पावर होनी चाहिए। पावर नहीं होगा तो फिर देश में नहीं चलेगा, नियंत्रण और संतुलन जरूरी है। बट ऐसा भी ना हो कि मोदी जी जब मर्जी तब कंट्रोल करें। तो आगे इस पर क्या दिखाएं? संवैधानिक दृष्टिकोण यही है कि असीमित प्रेस स्वीकार नहीं है। आगे लिखो, अतः यह स्पष्ट है कि भारत में असीमित प्रेस का विचार, अतः यह स्पष्ट है कि भारत में असीमित प्रेस का विचार संवैधानिक तौर पर मान्य नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि भारत में असीमित प्रेस का विचार संवैधानिक तौर पर मान्य नहीं है। असीमित प्रेस का विचार संवैधानिक तौर पर मान्य नहीं है। असीमित प्रेस का विचार संवैधानिक तौर पर मान्य नहीं है, और राज्य को विशेष परिस्थितियों में प्रेस को नियंत्रित करने का अधिकार संविधान देता है।
और राज्य को विशेष परिस्थितियों में प्रेस को नियंत्रित करने का अधिकार राज्य को देता है। और भारत का संविधान विशेष परिस्थितियों में, जो भी हो, मतलब विशेष परिस्थितियों में राज्य को प्रेस को नियंत्रित करने का अधिकार भारत का संविधान देता है। तो मोदी जी को यह राइट तो है कॉन्स्टिट्यूशनली, जो प्रेस को कंट्रोल करें। अब आता है लेकिन मोदी जी को क्या करना चाहिए। तो लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक अच्छे लोकतंत्र में, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में उचित यही होगा, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में उचित यही होगा कि केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही, एक स्वस्थ लोकतंत्र में उचित यही होगा कि केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही प्रेस को नियंत्रित किया जाए। केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही प्रेस को नियंत्रित किया जाए जब उसके ठोस आधार मौजूद हो। केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही प्रेस को नियंत्रित किया जाए जब उसके ठोस आधार मौजूद हो, जब उसके ठोस आधार मौजूद हो। भारत का संविधान भी स्वतंत्रताओं पर, याद करो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताओं पर जो सीमाएं हैं, भारत का संविधान भी स्वतंत्रताओं पर सीमा या निर्बंधन की बात करता है। भारत का संविधान भी स्वतंत्रताओं पर सीमा, या उसी को निर्बंधन कहते हैं। संविधान में कौन सा शब्द है? निर्बंधन, बट उसका शाब्दिक अर्थ है, सामान्य अर्थ है सीमा। तो भारत का संविधान भी स्वतंत्रताओं पर सीमा या निर्बंधन की बात करता है, लेकिन संविधान यह भी कहता है कि युक्ति युक्त निर्बंधन होना चाहिए। यह वर्ड हमारे संविधान में, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। संविधान यह भी कहता है कि युक्ति युक्त निर्बंधन होना चाहिए, युक्ति युक्त निर्बंधन। संविधान यह भी कहता है कि युक्ति युक्त निर्बंधन होना चाहिए, अर्थात तार्किक सीमाएं होनी चाहिए। युक्ति युक्त निर्बंधन होना चाहिए, अर्थात तार्किक सीमाएं होनी चाहिए, तार्किक सीमाएं होनी चाहिए, तार्किक सीमाएं होनी चाहिए। सर्वोत्तम स्थिति तो यह होगी, सर्वोत्तम स्थिति तो यह होगी, सर्वोत्तम स्थिति तो यह होगी कि पश्चिमी लोकतंत्रों की तरह भारत में भी प्रेस, पश्चिमी लोकतंत्रों की तरह भारत में भी प्रेस स्वयं अपने लिए एक आचार संहिता तैयार करे। सर्वोत्तम स्थिति तो यह होगी कि पश्चिमी लोकतंत्रों की तरह भारत में भी प्रेस, पश्चिमी लोकतंत्रों की तरह भारत में भी प्रेस अपने लिए एक आचार संहिता का निर्माण करे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, अपने लिए एक आचार संहिता का निर्माण करे और आत्मनियंत्रण की व्यवस्था विकसित करे, सेल्फ रेस्ट्रेन, और आत्मनियंत्रण की व्यवस्था विकसित करे। पश्चिमी देशों की तरह एक आचार संहिता बनाए और आत्मनियंत्रण की व्यवस्था विकसित करे। तो इस पूरे मुद्दे पर हमारी राय यही होनी चाहिए कि सरकार बिल्कुल नियंत्रित करे, लेकिन ऐसा ना हो कि आलोचना हो गई किसी दल की, पार्टी की, वो आधार नहीं होना चाहिए। केवल आपवादिक परिस्थितियों में आपवादिक सरकार को तय करना होगा, और युक्ति युक्त निर्बंधन की बात संविधान कहता है। तो संविधान ये जरूर कहता है कि प्रेस को, स्वतंत्रता को रोको, बट तार्किक तरीके से मनमाना नहीं। और इसीलिए अगर कोई सरकार दुरुपयोग करेगी तो न्यायालय ये देखेगा। जैसे याद करो, कुछ समय पहले खबर आई थी, बड़ी चर्चित रही थी खबर, कोई एक कौन सा हमला हुआ था, उरी हमला या कोई, जहां पर एनडीटीवी पर एक आदेश जारी किया था सरकार ने कि एक दिन के लिए एनडीटीवी बंद रहेगा। उसका आधार यह बनाया गया था कि एक आतंकवादी हमला हुआ था और एनडीटीवी के पत्रकारों ने उसका लाइव वो जाकर दिखाया सारा, तो उससे आतंकवादियों को हर क्षण की खबर मिल रही थी, क्योंकि आतंकवादी भी टीवी देख रहा है, तो उससे उनको हेल्प मिली और राष्ट्र विरोधी गतिविधि के लिए इसको एक दिन बंद रखने का आदेश जारी किया। लेकिन वो आदेश जब तक लागू होता, जो डेट तय किया कि आगे होगा, उससे पहले एनडीटीवी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस आदेश के खिलाफ, क्योंकि यह आदेश अयुक्ति युक्त है। अब ध्यान रखो, संविधान राज्य को अधिकार देता है, लेकिन वो युक्ति युक्त होना चाहिए। तो एनडीटीवी का तर्क यह था कि हमें सरकार ने परमिशन दी वहां जाने की, सरकार ने, सेना ने हमें कभी यह नहीं कहा कि ये दिखाओ और ये मत दिखाओ। अगर हमें पहले से निर्देश होता कि ये चीजें राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए, तो हम नहीं दिखाते, बट आपने हमें कमरे में लाया और कहा कि जो भी दिखाना है दिखाओ, तो हमने दिखा दिया। तो उस आधार पर आप हमको कैसे कह सकते हैं कि हमने देशद्रोही का काम किया? ऑफ कोर्स आधार था, तो हमने देखा सरकार ने बाद में उस आदेश को वापस ले लिया।
लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सरकार अड़ी रहती कि एक दिन के लिए एनडीटीवी बंद होगा, एक दिन के लिए, एक सिंबॉलिक उसको डरा रहा था, तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट फिर देखता कि ये जो सरकार का आदेश है ये युक्ति युक्त है कि नहीं। तो कोर्ट ये कभी नहीं कहेगा कि मोदी जी आप नहीं रोके, बट कहेगा युक्ति युक्त तरीके से रोके, रीजनेबलनेस का प्रश्न आएगा। और सबसे अच्छा हमें लास्ट में सुझाव देना कि पश्चिमी देशों में इस संदर्भ में स्थिति बहुत अच्छी है। जो वहां के बड़े संपादक हैं, प्रेस के लोग हैं, उन्होंने अपने लिए एक आचार संहिता विकसित की है। सरकार ने नहीं की है, खुद प्रेस ने की है कि हमें इस सीमा तक काम करना है, इसके बाहर कोई पत्रकार नहीं करेगा। और अगर उससे खराब आचरण करता है, उस प्रकार का उस अशोभनीय आचरण करता है, तो पत्रकार बिरादरी उसको बाइकआउट करती है। और देखो ये सबसे बड़ा डर है, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि समाज से बहिष्कृत होना, अपने समाज से। दुर्भाग्यवश भारत में पत्रकारों के बीच, संपादकों के बीच उस लेवल की यूनिटी नहीं, कोई एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहता। बट बेहतर यही होगा कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी में हमारे यहां भी सरकार को नियंत्रण का अधिकार ना दें हम, लेकिन वो खुद एक आचार संहिता विकसित करें, खुद आपस में निर्णय लें। और वो जो सामाजिक डर होता है वो बहुत बड़ा डर होता है कि नहीं पत्रकार बिरादरी हमारा बहिष्कार कर देगी। बट भारत में अभी वो थोड़ा दूर दिखता है, क्योंकि पत्रकारों के बीच एकदम सांप और नेवले वाला हाल। तो एक चैनल वाला किसी को गोदी मीडिया कह रहा है, तो कोई किसी को भक्त कह रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। लेकिन वही होना चाहिए सेल्फ रेस्ट्रेंट, यही कि हमें कोई बाहर की ताकत रेस्ट्रेंट नहीं कर सकती, लेकिन हम फिर भी नियंत्रित होंगे और हम एक दूसरे को नियंत्रित करेंगे। ये जो वेस्ट की थियरी है ये भारत में भी आनी चाहिए, यही सुझाव दें। अगर नहीं आती है तो ऑफकोर्स राज्य रोक लगाएगा। अगर आप लड़ने पे उतारू हैं तो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे सुधीर चौधरी, अरेस्ट भी होंगे टाइम पे। पत्रकार इस देश में गिरफ्तार भी होते हैं। मनमोहन सिंह का जब कार्यकाल था तो ये जो सुधीर चौधरी है अरेस्ट हुए थे। कारण ये था कि कोयला घोटाले में कुछ जगह कहीं पर ये भी मतलब बार्गेनिंग कर रही थी कि इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो। तो कई जगह ऐसा होता है, तो वो चीजें चलती रहेंगी। अगर मनमानी करेगी सरकार तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है कि कोर्ट में जाएगा, जज साहब के सामने। जज साहब देखेगा कि युक्ति युक्त निर्बंधन या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कि नहीं। तो इस तरह से मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे मुद्दों पर हमें कम ही ये मैं अपनी राय देकर निकल जा रही है। अनावश्यक विशेषज्ञ बनने से फंसने की गुंजाइश होती है। उत्तर में बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला बता कि जब फैक्चुअल चीजें आएंगी, राष्ट्रपति की शक्तियां, उसे खूब मत दीजिए, इसलिए मत दीजिए कि गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच की बात हो तो रीजनेबल करके, कम करके अपना काम निकालें। तो यहाँ पर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमने प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा देखा। अब इसी में 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में एक नया मुद्दा आया है, इंटरनेट। वो अभी प्रेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक हेडिंग दीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट एक मौलिक अधिकार के रूप में। इंटरनेट एक मौलिक अधिकार के रूप में, अभी ये भी इंडिया में हो चुका है। इंटरनेट एक मौलिक अधिकार के रूप में, इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट, इंटरनेट एक मौलिक अधिकार के रूप में। ये प्रेस मतलब ये चीजें चल रही हैं, बट इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं है। नहीं ठीक है, वो देखिए अनुमान अलग चीज है। पेड मीडिया का मतलब होता है कि पैसे लेकर खबरें चलाना और पैसे लेकर खबरें ना चलाना, मतलब करप्शन। तो जब तक उसका कोई बड़ा मेजर ये नहीं आएगा, कोर्ट से किसी बड़े को सजा नहीं होगी, तब तक हम कैसे कह सकते हैं। लिखने तो कहना चाहिए कि आरोप लगते हैं, बट जब तक प्रमाणित नहीं होगा तब तक किसी बड़ी संस्था के खिलाफ केवल व्हाट्सएप, फेसबुक या अखबारों के आधार पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक भारत में कम से कम ऐसा कोई बड़ा मुकदमा नहीं आया है, कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं आया है। अगर आ जाएगा तब हम एग्जांपल देंगे कि पेड मीडिया बन रहा है। देखो पेड मीडिया शब्द संविधान में कहीं नहीं है। पेड मीडिया का मतलब होता है, पेड का मतलब पेमेंट करना। तो जब किसी खबर को रुकवाने के लिए पैसा ले संपादक, जैसे जिंदल के टाइम में कोयला घोटाले के समय जी न्यूज पे यह आरोप लगा था कि ये पेड मीडिया की भूमिका निभा रहा है। जैसे कि अब कोई बड़ा घोटाला हो गया करोड़ों रुपए का और जिंदल के खिलाफ सारे जा रहे हैं कि उसने सारी कोयला खदानें ले लिया है, तो जिंदल सारे पत्रकारों के पास, बड़े बड़े वो टीवी वाले के पास जाएगा, 5 करोड़ तुम लो, 2 करोड़ तुम लो, ये खबर मत चलाओ। खबर नहीं चलेगी, जो जनता के दिमाग से गायब हो जाएगा। तो जब खबर को रुकवाने, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दूसरे प्रतिद्वंदी के खिलाफ झूठी खबर चलवाना चाहता है कि जिंदल बड़ा अच्छा काम कर, भले वो भ्रष्ट है, बट कहेगा चलाओ बढ़िया खबरें, 5-5 करोड़ सब ले लो। तो ये जो खबरें चलती हैं या रुकती हैं, इसी को कहते हैं पेड न्यूज। तो इसका कोई मतलब ठोस, अब वही बात है कि फिर कि प्रेस के खिलाफ जांच भी कितनी, बट फिर भी अभी तक कोई बड़ा ऐसा अदालती इसके बारे में नहीं आया है, बट आरोप तो लगते हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि उन विवादित चीजों से, ऐसे प्रश्नों में जैसे जैसे आप अंदर घुसते जाएंगे तो फिर नए नए प्रश्न आते जाएंगे, मुद्दे आते जाएंगे, और अनावश्यक बात वही होगी कि सही लिखने के क्रम में हम विवादित हो जाएंगे। तो जहां तक करके अपना बचने का अप्रोच रखना चाहिए, तो मैं भी वहीं रखता हूं। वरना पेड मीडिया, मीडिया ट्रायल, बहुत सारी बात, जैसे जैसे जाएंगे समस्या जटिल होती जाएगी। तो बस सही है जो हमने एक सैद्धांतिक किया कॉन्स्टिट्यूशनल परिदृश्य, ये है इंटरनेट एक मौलिक अधिकार के रूप में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का मुकदमा पुराना हो गया। प्रेस तो सबको पता ही है, इस पर सवाल बनेगा पीटी में भी, मेंस में भी। अभी देखो निजता के अधिकार पे सवाल आया इस बार की पीटी में। ये 17 में हुआ था निजता, और अभी 21 में आया। तो ये मत समझना कि इंटरनेट खत्म हो गया। इंटरनेट एक मौलिक अधिकार 2020 में हुआ, तो 20 में ही आने की गुंजाइश थी, क्योंकि मई में हो गया था। 20 में नहीं आया तो 21 में हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कोई जरूरी है कि आगे भी आएगा और मेंस में भी आएगा। तो थोड़ा पीटी मेंस दोनों लिहाज से करें। और यहाँ पर
अगर उस टाइम के अखबार आपने पढ़े होंगे तो कई जगह गलत थी इसके बारे में, फैक्चुअल डाटा थी। तो एकदम अच्छे से समझो, थोड़ा सा पिन पॉइंटेड होकर कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार के रूप में क्या है। कुछ फैक्ट्स लिखिए पहले। केस का नाम लिखो, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद केस। गुलाम नबी आजाद केस। गुलाम नबी आजाद आपको पता है कि कांग्रेस के नेता और जेएंडके के मुख्यमंत्री भी रहे थे एक टाइम पे, तो वही है गुलाम नबी आजाद केस। 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने गुलाम नबी आजाद केस, और एकदम लेटेस्ट है 2020 का केस, गुलाम नबी आजाद केस 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की व्याख्या करते हुए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की व्याख्या करते हुए, सब क्लॉज ए की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। एक दो लाइनें और इसका बैकग्राउंड लिखवा देता हूं कि एक्चुअली केस मतलब हाल का है, तो इसीलिए हम सभी जानते हैं किन परिस्थितियों में जम्मू और कश्मीर, इसी में लिखो जम्मू और कश्मीर से संबंधित या जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे, जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के क्रम में, जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के क्रम में, जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के क्रम में अशांति और उपद्रव से बचने के लिए, अशांति और उपद्रव से बचने के लिए, अशांति और उपद्रव से बचने के लिए लंबे समय तक जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट को रोक दिया गया था। लंबे समय तक जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट को रोक दिया गया था। इंटरनेट को रोक दिया गया था, जिसके आधार पर न्यायालय में याचिका दायर की गई, मतलब केस किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसके आधार पर न्यायालय में याचिका दायर की गई और न्यायालय ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। जिसके आधार पर न्यायालय में याचिका दायर की गई और न्यायालय ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट घोषित किया। न्यायालय ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। इसका मतलब देखो, ये घटनाक्रम ये था कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 370, अभी है कि खत्म हो गया? अनुच्छेद 370 है या खत्म हो गया है? वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था। खत्म नहीं हुआ। ये हमेशा ध्यान रखना कि 370 डिलीट नहीं हुआ, रिपील नहीं हुआ, मॉडिफाई हुआ। और पहले जो अनुच्छेद 370 होता था बड़ा लंबा होता था और जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता, लेकिन अब उसको इस प्रकार मॉडिफाई किया कि अभी भी 370 है लेकिन विशेष दर्जा खत्म हो गया। मतलब सांप का जितना विष था वो सारा विष निकाल कर फेंक दिया, उसके बाद जो सांप बच रहा है वो कोई हानिकारक नहीं। तो 370 अभी भी है, तो इसलिए कभी ये नहीं कहना कि 370 रद्द हो गया है, लेकिन विशेष दर्जा रद्द हुआ, वो एक अलग कहानी है। तो जब उस क्रम में जे&के का विशेष दर्जा रद्द किया आपने, और जिन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को जाना है उनको पता है कि लगता है शतरंज खेली गई। मैं हमेशा उसका उदाहरण देता हूं कि वो पूरी प्रक्रिया वही थी कि शह और मात का खेल था। एकदम 100% जिन्होंने शतरंज खेला, मैं बहुत शतरंज खेलता हूं इसलिए मैं कहता हूं कि वो एक शातिर शतरंज का मतलब खेल था जिसमें शह और मात और कितना दिमाग लगाया तब जाकर के, क्योंकि एक दृष्टिकोण ये था कि अनुच्छेद 370 स्थायी है और उसके पीछे ठोस तर्क था, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इसलिए खत्म नहीं हो सकता कि 370 की समाप्ति का तरीका ये बताया गया संविधान में कि इसको भारत का राष्ट्रपति खत्म करेगा, लेकिन जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर। तो कितना टेक्निकल पेंच था कि राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा, उसके लिए अलग संविधान सभा बनी थी, 1954 में संविधान बना था वो। तो अब वो जो संविधान सभा खत्म हो गई
क्योंकि जेएंडके की संविधान सभा बनी और किसी भी संविधान सभा की तरह संविधान बनाया, फिर वो संविधान सभा भंग हो गई और आज के दौर में उसका कोई भी मेंबर जीवित नहीं है। सोचो 54-50 के अराउंड में वो, तो 54 में संविधान बनाए तो कितने साल हो गए। तो कई लोग इसके आधार पर जेएंडके के जितने ये सब दल थे पॉलिटिकल, चाहे ये अब्दुल्ला वाला दल हो चाहे महबूबा वाला दल हो, वो सब यही कहता था कि ये तो अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि राष्ट्रपति तभी हटाएगा जब संविधान सभा की सिफारिश हो, और संविधान सभा तो एग्जिस्ट नहीं करती। और ऑफ कोर्स कि अगर इसके बिना कर दिया, मनमाना किया, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट बैठा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं लंबित है, 23 से पता चलता है कि देश कैसा है हमारा। यहां पर एक भी याचिका नहीं होनी चाहिए थी, राष्ट्रहित का मामला है, बट 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बट फिर भी मैं मानता हूं कि उन याचिकाओं से कुछ नहीं होगा, समय का पहिया आगे बढ़ चुका है और बहुत ही संवैधानिक तरीके से किया गया। तो अब सोचो कि जो पॉसिबल नहीं दिखता था उसके लिए कितना दिमाग लगाया। अभी डिस्कस करूंगा कि कैसे एक एक कदम किए, तो जो भी हो वो एक अलग मुद्दा है, अभी वो नहीं आएगा, वरना पता चला कि मैं 2 दिन उसी पे व्याख्यान दे बैठा और ये चीज आपकी रह गई। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इंटरनेट पे आ जाए, जो अभी का मुद्दा है कि 370 के तहत विशेष दर्जा खत्म किया। तो जब विशेष दर्जा जेएंडके का खत्म किया तो सबको यह आशंका थी कि उपद्रव होगा, और इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो जो जिनके निहित स्वार्थ हैं, आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन, वहां के दल, वो कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे। तो हमने देखा पहले ही जो भी उसके बड़े नेता थे सबको जेल में डाल दिया, जो बहुत जरूरी था, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे पीडीपी वाले हो, सब हो, और जो एक शाह फैजल रहे कलेक्टर बन के आईएएस बन के पार्टी बनाया, सबको जेल में डाल दिया। उचित था, क्योंकि हमें प्रिकॉशन लेना, ये नहीं है कि वो उपद्रव करते तो भारत की सेना उसको नियंत्रित नहीं कर पाती, बट जितना ज्यादा खून बहेगा दुनिया में उतनी बदनामी होगी। भाई सोचो कि अगर ये सब आजाद रहते, धरना प्रदर्शन करते, सेना गोली चलाती, छोड़ तो देती नहीं। तो ऐसी स्थिति में पूरा मुद्दा बनता। हमने पहले ही कहा कि उपद्रव होने ही नहीं देंगे। आज के समय में यह सच्चाई है कि उपद्रव का एक बड़ा कारण इंटरनेट भी। अब देखो हर चीज के 2 भूमिकाएं होती, तो इंटरनेट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई बैड नजरिए से प्रयोग करे तो वो भी है, क्योंकि हम जेएंडके में आपने क्या किया कि हर जगह 144 वो सब लागू किया, लोग घरों से नहीं निकल सकते, एकत्रित नहीं हो सकते। तो ये बात तो सही कि घूम घूम कर कोई नहीं जा सकता पीडीपी वाला कि चलो सभा करने, क्योंकि उसको निकलते ही अरेस्ट कर लेगा घर से, सेना चप्पे चप्पे पे तैनात है। लेकिन घरों में व्हाट्सएप तो चल सकता है, फेसबुक तो चल सकता है, और एक वर्ड है वायरल। वायरल तो कर सकता है किसी भी न्यूज को, तो पीडीपी वाले व्हाट्सएप ग्रुप बना के वायरल तो कर सकते हैं। और वायरल करके अगर डेट फिक्स कर लिया कि इतने टाइम को इतने बजे प्रदर्शन करना है वो लाल चौक पे, तो जिस लाल चौक पे कभी भारत का तिरंगा झंडा फहराने में भी सूचना पड़ता था, उसी लाल चौक पे आपने देखा कि इस बार किस प्रकार भारत का तिरंगा झंडा शान से फहराया गया। तो फिर भी ये तो डर था कि उपद्रव होगा, और उपद्रव में इंटरनेट एक बड़ी भूमिका निभाता है आजकल। अपने वायरल हो जाते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। तो इसीलिए सरकार ने एहतियातन ये भी अच्छा काम किया कि इंटरनेट को तो लंबे समय तक जेएंडके में ठप रखा कि केवल सरकारी और उन्हीं चीजों से होगा, बाकी इंटरनेट चलेगा ही, और लंबे समय तक ठप रहा। फिर 2G चला, तो आपको पता ही कि 2G इंटरनेट से क्या हो सकता है, एक मैसेज जाने में कितना टाइम लगेगा, और कोई पोस्टर पर्चा अपलोड होगा ही नहीं। तो जानबूझकर रणनीतिक तरीके से लंबे समय तक इंटरनेट को रोका। उसकी पृष्ठभूमि में गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और एक्चुअली केस का नाम है गुलाम नबी आजाद एवं अन्य। बहुत सारे लोगों ने केस किया, क्योंकि एक ही मुद्दे को लेकर बहुत सारे लोग जा सकते हैं, भाई सबको आजादी, तो बहुत सारे लोगों ने केस किया। भारत में भी, जेएंडके में भी, और कई जगह मतलब किया, सुप्रीम कोर्ट में भी किया। तो ऐसी स्थिति में कई हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। अब सोचिए कि जेएंडके के मामले को लेकर कई मुंबई हाई कोर्ट में केस हो रहा है, मतलब जनहित का मामला। पीआईएल एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो पीआईएल में कहीं का मुद्दा कहीं दायर हो जाता है। तो कैसा हमारा देश है कि उसके लिए भी केस हो रहा है। तो पूरे देश में ऐसे बहुत सारे मुकदमे हो गए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट से भी एक पीटी में सवाल आया था, आर्टिकल 145 यहीं पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के नियम, कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे सुनवाई होगी, कैसे निर्धारण होगा, ये सब काफी उसको स्वतंत्रता प्राप्त। तो जनरली होता है कि मान लो कि एक ही चीज को लेकर 10 जगह 10 मुकदमे दायर हैं, सबका थीम एक ही है कि इंटरनेट को क्यों रोका गया जेएंडके में। तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी एक दर्ज कर बैठा, सुप्रीम कोर्ट में भी 4 मामले हैं, सब ने अलग अलग। तो सुप्रीम कोर्ट एक एक मामले की और हाई कोर्ट एक एक मामले की सुनवाई करके वक्त क्यों बर्बाद करे, थीम तो एक ही है। तो ऐसी स्थिति में एंड अदर्स कर देता है। तो कई केसेस में आप देखोगे कि गुलाम नबी आजाद एंड अदर्स, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा सारे मुकदमे हमारे पास लाओ, तो सारे हाई कोर्ट से अपने पास मंगवा लिया, सारे याचिकाकर्ताओं को कह दिया कि हमारे पास, और एक एक 2-2 दिन का टाइम सबको देगा कि भाई गुलाम नबी आजाद तुम अपना पक्ष रखो, फिर जो भी XYZ तो सब रखेंगे और फिर निर्णय देगा। तो ये वो वाला केस जहां अनेक हुए। तो इसमें यह कहा गया कि इंटरनेट को मनमाने तरीके से रोकने से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। तो याद करो, इससे पहले इंटरनेट भारत में फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार किया कि इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है और मनमाने तरीके से नहीं रोका जा सकता। इसका मतलब यह हमेशा ध्यान रखना, युक्ति युक्त निर्बंधन इंटरनेट पे अभी भी लगे। अभी हरियाणा में कुछ उपद्रव हुआ तो फिर इंटरनेट पे रोक लगी, युक्ति युक्त होना चाहिए। तो यह जरूर है कि इसी केस में कहा। तो अब एक एक करके जानते तर्क। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसको 200 वर्ड्स में लिखना हो इंटरनेट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्यों ऐसा कहा गया, न्यायालय के तर्क क्या थे।
तो एक एक करके लिखो तर्क या क्यों इंटरनेट मौलिक अधिकार है। इसके पीछे के तर्क, पहला लिखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत, पहला तर्क लिखो, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए वर्तमान दौर में, जो आज का टाइम चल रहा है, वर्तमान दौर में इंटरनेट एक जरूरी साधन है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए वर्तमान दौर में इंटरनेट एक प्रभावशाली साधन है। वर्तमान दौर में इंटरनेट एक प्रभावशाली साधन, इसमें पूरा एक पैराग्राफ हम लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? जो पीछे हमने लिखा था, फिर उसका रेफरेंस लेंगे कि इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस में, और दिखाएंगे अभिव्यक्ति के 3 रूप बताएंगे। वो यहां पर भी सेम चीज रिपीट हुआ। जस्ट समझो कि उसी केस, जैसे हम देखते हैं निजता का अधिकार, अभी जो मौलिक अधिकार हुआ उसके पीछे मेनका गांधी केस का बेस था, पुट्टा स्वामी में वही यूज हो गया। तो जब एक बार कोई चीज एक्सेप्ट हो जाती है तो अगले केसेस में वही चलता है। तो याद करिए, इंडियन एक्सप्रेस केस में अभिव्यक्ति के 3 रूप बताए गए थे, जो हमने पढ़ा, लिखित, मौखिक और हाव भाव। तो यहां भी वही माना कि पहले ही एक्सेप्ट किया जा चुका है कि अभिव्यक्ति, और यह भी कि प्रभावशाली होना चाहिए। तो कहा पहले अखबारों से, टेलीविजन से होता था, बट अब जो दौर है भूमंडलीकरण का, इसमें प्रभावशाली लिखित अभिव्यक्ति के लिए भी इंटरनेट जरूरी है। अब यहां सबको हम किससे जोड़ेंगे? इंटरनेट से। आज हम देखते हैं कि ई बुक्स भी होते हैं, ई जर्नल भी होते हैं, और ये बात सही है कि अगर इमीडिएट कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंटरनेट सबसे अच्छा साधन। गूगल पे खोलिए और उस पर टाइप कीजिए, सारा रिटर्न में आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट इंटरनेट पे। तो एक तरह से लिखित अभिव्यक्ति के लिए इंटरनेट जरूरी है। इंटरनेट पे लोग किताबें लिख के डाल देते हैं, कहानियां, तो इसको यहां से लिंक करेंगे। जो हमने इंडियन एक्सप्रेस वाला कहा था कि लिखित अभिव्यक्ति, और उसको करेंगे इंटरनेट। इसी तरह मौखिक, हम देखते हैं इंटरनेट पे तमाम भाषण, तमाम चीजें भी। अभी कोविड के दौर में हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस क्या थी? एक अभिव्यक्ति थी, और उसका माध्यम क्या बना? इंटरनेट। तो इंटरनेट मौखिक अभिव्यक्ति का साधन भी है, और हाव भाव के द्वारा। इसका मतलब हम देखते हैं इंटरनेट पे अब वेब सीरीज भी बन रहा है, फिल्में इंटरनेट पे भी रिलीज हो रही है, इंटरनेट पे वीडियो बना के कोई दे देता है, वायरल हो जाता है। तो कहने का मतलब, चाहे मैं बोलकर चाहूं, इंटरनेट पे एक भाषण भी अपना अपलोड कर सकता हूं, कक्षाएं कर सकता हूं, सब करते ही है। और वो भी अभिव्यक्ति का एक तरीका है। अभी आपने देखा पीटी का क्वेश्चन डिस्कशन हुआ, इंटरनेट उसका सहारा बना, सबसे सटीक उदाहरण। और इंटरनेट के माध्यम से अपनी बातों को अभिव्यक्त किया। लिखित रूप में बहुत सारे ऐसे किताबें इंटरनेट पे हैं, हाव भाव के द्वारा फिल्में, सब चीजें। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट भी अब अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने का साधन है। इंटरनेट नहीं होगा तो नागरिक प्रभावशाली अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। और कुछ रूपों में देखो तो एक आम आदमी के लिए इंटरनेट ज्यादा यूजफुल, क्योंकि मेरे लिए शायद या आपके लिए किताब लिखना डिफिकल्ट है, किस प्रकार से को जाए, किससे छपवाए, अखबार में आर्टिकल लिखने के लिए संपादक मानेगा कि नहीं मानेगा, टेलीविजन पे जाके बोलना है, वो चैनल वाला मानेगा कि नहीं मानेगा, सबकी बात थोड़ी मानेगा। बट इंटरनेट में तो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो बना कर देते, हम देखते हैं अंकल जी डांस कर रहे हैं तो उसका वीडियो वायरल हो जाता है। मतलब 50 तरह के आते रहते हैं। तो कुछ मामलों में तो इंटरनेट ज्यादा सुलभ है हमारे आपके लिए। तो ये पूरा एक आयाम दिखाना। तो लिंक हम कहां से लेंगे? इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक हाव भाव, तीनों को इंटरनेट से जोड़ो। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। तो सबसे पहला कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। दूसरा तर्क लिखो, सेकेंड तर्क 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में इसका भी उल्लेख है, तो पीटी में इसको भी टिक करना है सही। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत व्यवसाय की स्वतंत्रता, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत व्यवसाय की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। व्यवसाय की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत व्यवसाय की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार। और इंटरनेट वर्तमान दौर में व्यवसाय का भी एक प्रमुख माध्यम। अमेजॉन, सब चीजें आप देखते हैं, ई शॉपिंग, ई कॉमर्स। और इंटरनेट वर्तमान दौर में व्यवसाय का भी एक प्रमुख माध्यम है। इंटरनेट वर्तमान दौर में व्यवसाय का भी एक प्रमुख माध्यम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा किसको एक्सप्लेन किया यहां? गुलाम नबी आजाद केस में पहला 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की नई व्याख्या थी, और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी की भी नई व्याख्या थी।
तो अभी तक 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी में व्यापार आदि परंपरागत वाला खरीद बिक्री था। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट व्यापार में वो भी आ गया, ई कॉमर्स भी अब फंडामेंटल राइट हो गया इस निर्णय के बाद, क्योंकि कह रहा है कि 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी के तहत व्यापार करने के लिए भी आज इंटरनेट, और इसको कौन अस्वीकार, कोविड के दौर में शायद हम में से बिरला ही ऐसा हो जिसने कोई ना कोई सामान ना मंगे इंटरनेट या ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा, कुछ ना कुछ सब मंगवाते हैं। तो आज वो भी एक कॉमर्स का एक बड़ा हिस्सा है, और कई स्टोर्स ऐसे हैं जो फिजिकल डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, उसका कहीं नहीं, गोडाउन बना के बैठा है कहीं गांव देहात में, नेट का बढ़िया है और डिलीवरी करवा रहा है। तो इसको भी आप देखो, पीटी में यदि सवाल आए कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है और संविधान के किस किस आर्टिकल से निकलता है, तो हमें इस दो को टिक करना है। अगर ऑप्शन में आर्टिकल 21 हो तो वो गलत होगा। कई किताबों में उस टाइम पे, मुझे याद है जिस दिन ये निर्णय आया था, टीवी देख रहा था, इससे पता चलता है कि अपने हिंदी मीडिया का क्या लेवल है, कि कई टेलीविजन वाले बोल रहे थे कि अनुच्छेद 21 के तहत, क्योंकि उन्होंने निर्णय को पढ़ा नहीं, हमारे आपके जैसे किसी आदमी को फोन किया होगा, यही होता है जनरली कि जब भी कोई ऐसी बात होगी तो फटाफट पत्रकारों का फोन आएगा कि इसमें क्या मामला है जरा बताइए, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन का उतना नॉलेज नहीं है, उनको पता है कि ये बताइए। तो उसमें किसी ने उल्टा बता दिया होगा 21, हम पढ़ेंगे कि 21 की भी थोड़ी बहुत ऐसी व्याख्या होती है, बट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में 21 नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में इंटरनेट में हम दो को टिक करेंगे, जब भी पीटी में 4-5 हो तो किस किस को टिक करेंगे, 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए अभिव्यक्ति और इधर वाणिज्य, इस दो में भी यदि हमें एक को टिक करना, कई बार हम देखते हैं कि दो में भी एक को टिक करना होता है, चुनना पड़ता है। तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस देना हो, मान लो दो में से ही एक टिक करना हो, तो सबसे ज्यादा कोर्ट ने अपने निर्णय में इसको हाईलाइट किया। तो ऑफकोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। बट यदि हमें मेंस में लिखना हो तो हम दोनों को रेफर करें। तो ये दो ऐसे हैं जिससे आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन हुआ, तो इससे भी इंटरनेट फंडामेंटल राइट हुआ। तो दूसरा इसको मेंशन करना है। तीसरा तर्क लिखो, थर्ड, न्यायालय ने यह स्वीकार किया, न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि वर्तमान दौर में इंटरनेट, न्यायालय ने यह स्वीकार किया, थर्ड पॉइंट, न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि वर्तमान दौर में इंटरनेट, वर्तमान दौर में इंटरनेट आवश्यक सेवाओं, आवश्यक सेवाओं, आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान दौर में इंटरनेट आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। वर्तमान दौर में इंटरनेट आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। अब यहां पर एक वर्ड आता है एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज का मतलब एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड। तो कह रहा है कि किसी के घर में आग लग जाए तो कोई जरूरी नहीं कि आदमी जाएगा गाड़ी में बैठ के और बुला के लाएगा, या हो सकता है मोबाइल नहीं काम करे तो नेट से भी हम मैसेज भेजते हैं, इंटरनेट से भी एम्बुलेंस बुक करते हैं। तो कहा गया कि इंटरनेट अगर आप इस तरह से एवरी नाउ एंड देन, जब मर्जी हो, क्योंकि भारत में जो आंकड़े कोर्ट में जब आए थे तो देखो कोर्ट आंकड़ों से निर्णय लेता है, तो तथ्य ये बता रहा था कि वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड में, और पिछले कई सालों का डाटा आया तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर रोक भारत में ही लगती थी। सारे आंकड़े दिए गए कि थोड़ा सा भी छोटा मोटा उपद्रव हुआ तो पुलिस सबसे पहला काम क्या करती है, इंटरनेट को रोक दो, आदेश जारी कर देगा, क्योंकि ये उनके लिए एक आसान उपाय बन गया। तो आपका तर्क तो अपनी जगह सही है, बट कोई गंभीर मामला हो तब रोक, क्योंकि इंटरनेट जब तुम रोक देते हो तो रेलवे की टिकट आदमी बुक करवाना है, नहीं करवा पाता है, तमाम जानकारियां लेनी नहीं, किसी को एम्बुलेंस बुलाना है, नहीं बुला पाता है, बहुत तरह की चीजें, ऑनलाइन क्लासेस रुक जाती है। तो जब युक्ति युक्त होना चाहिए, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि नहीं थोड़ा सा तनाव बढ़ा, इंटरनेट रोक के अपना मामला निपटा दो, तो ऐसे मामले भारत में बहुत होते थे। तो ऐसी स्थिति में इंटरनेट को सबसे ज्यादा, और ये एक फैक्ट है, इसको आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं कि भारत में इंटरनेट सबसे ज्यादा पिछले कई सालों से, ये इसी केस में ये सब डाटा है कि भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट भारत में ही रोका जाता था। छोटी बड़ी हर घटना में इंटरनेट रोक रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को दिक्कत हो रही है, एसेंशियल सर्विसेज तक पहुंच हमारी प्रभावित हो रही है। तो इसलिए ये भी कहा कि हर छोटी बड़ी घटना में आप इंटरनेट नहीं रोकोगे, फंडामेंटल राइट है, युक्ति युक्त निर्बंधन होगा, फंडामेंटल होने से ये सब चीजें लागू हो जाएगी। तो ये भी एक तर्क है कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में भी इंटरनेट सहायता देता है, आप इसको मनमाने तरीके से नहीं रोक सकते। चौथा लिखो, वर्तमान दौर में, वर्तमान दौर में इंटरनेट, वर्तमान दौर में इंटरनेट सूचना प्राप्ति, वर्तमान दौर में इंटरनेट सूचना प्राप्ति का एक प्रमुख साधन बनकर उभरा है। वर्तमान दौर में इंटरनेट सूचना प्राप्ति का एक प्रमुख साधन बनकर उभरा है। वर्तमान दौर में इंटरनेट सूचना प्राप्ति का एक प्रमुख साधन बनकर उभरा है। तो यह बात कौन डिनाई कर सकता है कि कोई भी सूचना चाहिए तो सबसे पहले इंटरनेट पे जाते हैं। सूचना मिलेगी तो याद करो, सूचना जब मिलेगी तभी अभिव्यक्ति होगी। अगर मेरे पास सूचना ही नहीं तो मैं अभिव्यक्ति कैसे करूंगा? तो फार्म लॉ हो, XYZ, कौन आदमी ऑफिस जाता है और सरकार से दस्तावेज मांगता है? हम नेट पे देखते हैं। पुट्टा स्वामी केस देखना हो तो कौन सुप्रीम कोर्ट और उसे जजमेंट मांगने जाता है? कौन लॉ मिनिस्ट्री जाता है? इंटरनेट पे देखता है। तो इंटरनेट आज इंफॉर्मेशन का एक बड़ा साधन है। इंफॉर्मेशन होगी तो एक्सप्रेशन होगा।
और इसलिए भी इंटरनेट फंडामेंटल राइट है। तो इन सभी तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। हमें कहना चाहिए कि निर्णय अच्छा है, प्लस अगर आ जाए कि इससे अराजकता नहीं फैल जाएगी, दंगे नहीं फैल जाएंगे, तो बात वही है कि भारत में इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह असीमित नहीं। वही स्टेटस होगा जो प्रेस का है, क्योंकि याद करो भारत के संविधान में कहीं भी इंटरनेट एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रत्यक्षता नहीं है। तो हमारे संविधान में जो अधिकार है वो अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति के तहत आया इंटरनेट। इसका मतलब अभिव्यक्ति पर जो 8 सीमाएं लागू वो इंटरनेट पर भी स्वतः लागू। तो यदि इंटरनेट के माध्यम से अराजकता फैलाई जाती है, घृणावाद किया जाता है, तो ऑफकोर्स रुकेगा। बट फंडामेंटल राइट होने से फायदा यह है कि अब इस पर युक्ति युक्त तरीके से ही निर्बंधन लगेगा। प्लस फंडामेंटल राइट बनने से हम आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट अनुच्छेद 32 का रास्ता खुल गया। पहले क्या होता था कि पुलिस कप्तान साहब ने, जिलाधिकारी ने रोक दिया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, हाईकोर्ट, प्रॉब्लम लंबा था। बट अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला है तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव अधिकारी पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अलग कोर्ट है, बाकी न्यायालयों का अलग मामला है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का, और तुरंत फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट तुरंत देखता है, डायरेक्ट बुलाता है, तुरंत देखता है। तो यानी कि सालों जूते घिसेंगे। निर्णय आया और 2-3 दिन के भीतर निर्णय रद्द भी हो जाएगा, कलेक्टर साहब का आ जाएगा कि युक्ति युक्त नहीं था। इसका मतलब हमें इस पर अपनी राय सकारात्मक देनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने एक नया फंडामेंटल राइट दिया। तो हमें कहना चाहिए कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन भारत के संविधान में इसको रोकने की पर्याप्त व्यवस्था है। फिर वही प्रेस वाला ही तर्क आ जाएगा कि इस पर 8 सीमाएं हैं, 8 आधारों पर लगा सकता है, और अगर दुरुपयोग होता है तो फिर सीमाएं हैं। लेकिन फायदा यह होगा कि अब ये अनुच्छेद 32 के दायरे में, इसका मतलब मनमाने तरीके से जो अधिकारी गण करते थे कि जब मर्जी हो इंटरनेट रोक दो, वो चीज नहीं हो पाई, और वो होगी तो अनुच्छेद 32 का विषय बने। हम पढ़ेंगे आगे अनुच्छेद 32 कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फंडामेंटल राइट का मामला बनेगा, त्वरित इस पर संज्ञान होगा। इस पर भी अब युक्ति युक्त निर्बंधन आ गए। इसका मतलब अब सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर जाएगा कि युक्ति युक्त वाला मामला था कि नहीं, रीजनेबलनेस आएगा, और तब पुलिस को, जिलाधिकारी को, अधिकारियों को प्रूव करना पड़ेगा कि युक्ति युक्त की बात आ चुकी थी, भीषण परिस्थिति थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें इसके पक्ष में देना है कि इससे इंटरनेट के मिसयूज, मतलब इंटरनेट को जो मनमाने तरीके से रोका जाता था उसको रोक लगे। मिसयूज होता है तो न्यायालय है ही, तमाम चीजें हैं। तो ये आर्टिकल 19 के तहत एक लेटेस्ट मुद्दा है, इंटरनेट फंडामेंटल राइट। तो यहां तक हमने अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए अभिव्यक्ति के संदर्भ में देखा। अब 1-2 पीटी के लिहाज से फैक्ट है, उसको भी देखेंगे 19 के संदर्भ में। ये सब तो बड़े मुद्दे हैं पीटी और मेंस दोनों के लिए। तो अब ये मुद्दे खत्म हो रहे हैं, एक आध पीटी का फैक्ट आता है तो आगे लिखो, पैराग्राफ बदलकर ये फैक्ट है। नवीन जिंदल केस, नवीन जिंदल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, नवीन जिंदल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि, नवीन जिंदल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, नवीन जिंदल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। तो अगर यह आए पीटी में तो फंडामेंटल राइट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रध्वज फहराना मौलिक अधिकार। यदि आर्टिकल पूछे कि राष्ट्रध्वज फहराना किस आर्टिकल, किस क्लॉज के तहत है, तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, फंडामेंटल राइट है। तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है, बट भारत में राष्ट्रध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार। ये एक्चुअली तब हुआ था जब इस निर्णय से पहले भारत में आम दिनों में, मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे दिनों में तो हर कोई अपने घर पे राष्ट्रध्वज फहरा सकता था। लेकिन इन महत्वपूर्ण दिनों को छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट बिल्डिंग्स पे, मेरे घर पे, आपके घर पे राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार नहीं। वो सरकारी कार्यालयों पे, विधानसभा पे, वहां फहरता था। बट हमारे और आपके घरों पे राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार केवल खास दिनों को था। जबकि अमेरिका जैसे देश में कभी भी कोई भी नागरिक राष्ट्रध्वज फहरा सकता है, क्योंकि वहां यह माना जाता है कि राष्ट्रध्वज फहराना भी एक अभिव्यक्ति है। भाई मैं राष्ट्रध्वज ही फहरा रहा हूं, इसका मतलब देश प्रेम की अभिव्यक्ति, और इससे बड़ी तो कोई अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। सच्चाई है कि सभी प्रेम देश प्रेम से नीचे है। कुछ लोगों को यह बात नागवार गुजर सकती है, बट मैं ऐसा ही मानता हूं कि सारे प्रेम राष्ट्र के प्रेम से नीचे है, कि राष्ट्र से बड़ा क्या हो सकता है। तो मोदी जी की आलोचना जरूर करिए, मैं भी करूंगा, आगे समय आएगा, सबकी आलोचनाएं होंगी। बट ऑफकोर्स भारत देश की आलोचना कैसे हो सकती है, राष्ट्र की आलोचना कैसे हो सकती है। तो राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं। और यदि कोई व्यक्ति इसको अभिव्यक्त करना चाहता है, मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं देश से प्रेम करता हूं और मुझे लगता है कि देश के तिरंगे के नीचे मैं बड़ा ही गौरव का अनुभव करता हूं, तो पहले मैं 2 ही दिन ये काम कर पाता, 15 अगस्त को और 26 जनवरी। लेकिन मान लो कि 14 अगस्त को मेरा राष्ट्र प्रेम जगा, तब क्या होगा, मुझे वेट करना पड़ेगा। और अगर
26 जनवरी के बाद जब गाने सुन लिए हमने ये देश वीर जवानों का, वो सब, उससे मेरा राष्ट्र प्रेम जग गया। 27 जनवरी तो मुझे वेट करना पड़ता था, जबकि ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो नवीन जिंदल, बाद में नवीन जिंदल कोयला चोर बन गया, वही वाला उद्योगपति। अब देखो आदमी, एक एक आदमी के कई चेहरे होते हैं, इसलिए कोई एक किसी का शेर भी है कि हर आदमी के पीछे है 10-20 आदमी, जिसको भी देखना बड़े गौर से देखना। तो हर आदमी में 10-20 आदमी छिपा हुआ है। तो वही नवीन जिंदल में, अब देखो ये जिंदल एक्चुअली क्या है कि जिंदल अभी बहुत बड़ा उद्योगपति है, कोयला घोटाले में इसका बड़ा नाम आया, सांसद भी बना था। जिंदल अमेरिका में ये पढ़ते थे, जिंदल साहब अमेरिका में जब पढ़ते थे तो वहाँ आज़ादी बहुत ज़्यादा है, राष्ट्रध्वज वगैरह का बड़ा वहाँ पे है। तो यहाँ वहाँ भी ये पॉलिटिक्स करता था, छात्र संघ का अध्यक्ष था। तो उधर से इंडिया आया तो इसको बड़ी ये बात नागवार गुजरी कि वहाँ पे, और बात भी सही है। तो इन्होंने केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब स्थिति ये है कि अब हम किसी भी दिन 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या आज का दिन हो, कल का दिन हो, राष्ट्रध्वज फहरा सकते हैं, बट ऑफकोर्स उसके नियम हैं। तो राष्ट्रध्वज के नियमों का पालन करते हुए फहराना है। जैसे राष्ट्रध्वज बिल्डिंग्स पे सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहरेगा, सूर्यास्त के बाद नहीं तो उतारना पड़ेगा। या अगर अभी देखो लाल किले पर राष्ट्रध्वज को लेकर बड़ा विवाद हुआ, तो थोड़ा उसका संवैधानिक पहलू भी समझ लीजिए। कभी बताना हो, कोई बात करे कि राष्ट्रध्वज से संबंधित एक ध्वज संहिता है भारत में, फ्लैग कोड, जो कहता है कि जब राष्ट्रध्वज फहराएंगे तो उसके नियम कायदे कानून, जैसे राष्ट्रध्वज का कोई भी सिरा जमीन को टच नहीं कर सकता। तो बात है, इज्जत की बात है। तो ऐसे अपने राष्ट्रध्वज फहरा दिया कि जमीन पे टच कर रहा है तो आप अरेस्ट हो, फहराओ, लेकिन नियम के साथ। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जाए। उसमें एक चीज ये भी है जो अभी लाल किले वाले किसान कांड में सामने आया कि यदि अनेक ध्वज हैं, एक ही जगह पे अनेक ध्वज हैं, तो राष्ट्रध्वज सबसे ऊपर होगा, ये हमारा फ्लैग कोड कहता है। तो इसका ये मतलब साफ साफ निकला कि बीजेपी का अपना झंडा है, सबका अपना अपना झंडा है। देखो सबके अकालियों का अपना झंडा, उसकी मनाही नहीं है, भारत में फ्लैग रखने की मनाही नहीं। तो अकालियों का अपना झंडा है, रामनवमी होती है तो आप हनुमान ध्वजा भी फहराते हैं हिंदू लोग, तो अपना अपना झंडा है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 4 झंडे एक जगह फहर रहे तो अकालियों का झंडा ऊपर नहीं हो सकता, किसी का भी झंडा ऊपर नहीं हो सकता। अगर वहां पे राष्ट्रध्वज है तो सबसे ऊपर किसको फहराना होगा? राष्ट्रध्वज को। तो अब लाल किले में देखिए क्या कि लाल किले में कैसे मीडिया कैसे तिल को तार बनाता है। मैं एकदम संवैधानिक परिदृश्य की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं किसी को सही ठहरा रहा हूं, एक संविधान वेत्ता के नजरिए से मैं केवल बात कर रहा हूं कि क्या मामला था। तो ये हमने देख लिया कि ध्वज फहराना फंडामेंटल राइट है, कोई अपराध नहीं है अपना ध्वज फहराना। राष्ट्रध्वज फहराना फंडामेंटल राइट है, बाकी ध्वज की भी मनाही नहीं। और यह भी है कि राष्ट्रध्वज और अन्य ध्वज एक जगह नहीं फहरेंगे, ऐसी कोई रोक नहीं। एक साथ आप देखते हैं कई कई ध्वज होते हैं, तो बीजेपी का भी झंडा हो सकता है बगल में, और कांग्रेस का भी हो सकता है, और राष्ट्रध्वज भी हो सकता है, बट राष्ट्रध्वज ऊपर होगा। तो इसका मतलब कि मान लो कोई जगह खाली है और झंडा लगाने के लिए उपयुक्त जगह है, तो वहां मैं राष्ट्रध्वज भी लगा सकता हूं आदर के साथ, और वहां मैं अपना रामनवमी वाला भी झंडा लगा सकता हूं अगर वो मतलब यह है, या वहां अकाली अपना झंडा भी लगा सकता है। तो लाल किले में क्या कि ये किसान पहुंचे, और जब किसान पहुंचे तो जो राष्ट्रध्वज जहां पे लगता है वो जगह खाली थी, जो भी उतार लिया गया हो या जैसे भी हो, तो एक जगह थी जहां वो लगा हुआ था रॉड, तो वहां उन्होंने अकालियों ने अपना झंडा लगाया। ये दिखाया गया कि राष्ट्रध्वज निकाल के फेंक दिया, अगर फेंक दिया तब गलत, अगर उन्होंने राष्ट्रध्वज निकालकर फेंक दिया तब गलत, क्योंकि ध्वज को फेंक नहीं सकते, सम्मान के साथ उतारा जाएगा, सम्मान के। लेकिन अगर खाली जगह थी, जो उनका पक्ष है कि खाली जगह थी, तो झंडा लगा दिया तो कोई बात नहीं है, वहां आसपास राष्ट्रध्वज तो था नहीं। अगर राष्ट्रध्वज होता आसपास और ये अपना झंडा उसे ऊपर लगा देता, तब आप पे आक्षेप होता कि नहीं आपने राष्ट्रध्वज से ऊपर, तो वहां कोई झंडा है नहीं, हमने अपना झंडा लहरा दिया। तो उसमें कोई संवैधानिक तौर पर बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बट वही है कि बात का बतंगड़ जब बनाया जाए, जब प्रेस ये दिखाने का प्रयास करे कि राष्ट्रध्वज को निकाल करके मोड़ करके ऐसे फेंक दिया, तो ऑफकोर्स हर व्यक्ति का खून खोले कि राष्ट्रध्वज का इतना बड़ा अपमान कैसे हो सकता है। तो ये राष्ट्रध्वज फहराना अब एक फंडामेंटल राइट है। इससे कभी ये मत निष्कर्ष निकालो कि बाकी झंडे भारत में नहीं हो सकते। इवन भारत में राज्यों को, अभी कर्नाटक राज्य ने एक प्रपोजल किया था कि हम अपना एक राज्य ध्वज बनाएं, तो ऐसी कहीं पर कोई रोक नहीं है। मैं क्या कहीं पर ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रोक नहीं है कि दूसरा झंडा इस देश में नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक ही झंडा हो, बट हाँ वो सबसे बड़ा झंडा, बस इतनी ही बात है। और बड़ा का मतलब कि वो सबसे सम्मानित झंडा हो। तो कोई राज्य भी अपना ध्वज बना सकता है, उसको कोई रोक नहीं, बट ये जरूर है कि हमेशा वो ध्वज उसके नीचे रहेगा हमारे राष्ट्रध्वज के। तो इसीलिए ध्वज आदि कोई ऐसा नहीं कि ध्वज लगाना मना है, बट हाँ जिंदल केस में कहा गया कि राष्ट्रध्वज फहराना फंडामेंटल, तो ये याद रखना है आपको प्री के लिए। इसमें भी वही सारा तर्क आ जाएगा, अभिव्यक्ति। फिर एक और केस लिखो, ये भी प्री के लिए आजकल के समय में बड़ा रिलेवेंट हो गया है बहुत पुराना मामला, लेकिन अभी इसका ज्यादा महत्व हो गया है। इमैनुअल केस, इमैनुअल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, इमैनुअल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया, इमैनुअल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया, कौन सा केस है? इमैनुअल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौन रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौन रहने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। राइट टू साइलेंस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौन रहने का अधिकार, साइलेंट आप रह जाते हो, ये राइट टू साइलेंस, मौन रहने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौन रहने का अधिकार भी मौलिक अधिकार। इसके बाद दूसरी लाइन देखो वो कितना रेलेवेंट है। आज के समय में सेकंड लाइन जाता है जो इसी के बाद किया था, ये भी सुप्रीम कोर्ट की लाइन है, तो ऐसा मत समझना कि ये मैं कह रहा हूं। कई लोग बाहर जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने ऐसी बात कही, अलगाववादी बात कही, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बता, तो सुप्रीम कोर्ट अलगाववादी नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा। तो लिखो किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान शब्द है नेशनल एंथम, जनगण मन। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मौन रहना मौलिक अधिकार है और किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान शब्द है और कोई चीज नहीं है। मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि भारत में सबसे बड़ा गान तो राष्ट्रगान है। तो भारत माता की जय को लेकर आज बड़ा विवाद कि आपको भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत माता की जय बोलना बुरा है, बल्कि अच्छा है। मेरे से कोई पर्सनली पूछे तो मैं जरूर कहूंगा कि बिल्कुल बोलो, अर्ज क्या है। मैं भी बोलूंगा भारत माता की जय, मेरे बच्चे भी बोलते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मैं ये भी जानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से, किसी भी कारण से भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता तो ये उसका फंडामेंटल राइट। और मैं किसी को डंडा लेकर ये नहीं कह सकता, मैं उसको गद्दार घोषित नहीं कर सकता, मैं उसको देशद्रोही घोषित नहीं कर सकता। मेरी इच्छा, मैं अपना बोलूं, उसकी मर्जी नहीं है तो नहीं बोलेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत माता की जय की बात नहीं की, बट राष्ट्रगान से नीचे है ना भारत माता की जय। राष्ट्र चाहे वंदे मातरम, आते हैं वंदे मातरम को लेकर होता है कि वो नहीं गा रहा, भाई सब चीज उससे नीचे है। भारत माता की जय जनगण मन की बराबरी नहीं कर सकता। भारत माता की जय एक नारा है, जनगण मन भारत का एक राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगान से बड़ा कुछ नहीं। और राष्ट्रगान गाने के लिए भी किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि तिरंगा ध्वज लहरा रहा है, राष्ट्रगान चल रहा है, कोई व्यक्ति चुपचाप सम्मान के साथ मौन होकर खड़ा है। कई बार दिखाया जाता है ना कि फला कौन उपराष्ट्रपति, कौन थे वो, हामिद अंसारी, कि राष्ट्रगान बज रहा है वो नहीं गा रहे। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमको राष्ट्रगान गाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान गाने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता, स्वेच्छा है। आप कहेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रद्द किया कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजेगा, तो उसमें भी गाना अनिवार्य नहीं था, बट केवल है कि खड़ा होना। हालांकि वो अपने आप में घोर अवैज्ञानिक निर्णय था जिसको कोर्ट ने बदल दिया। क्योंकि अगर राष्ट्रगान अनिवार्य करना कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजेगा तो पहले स्कूलों में अनिवार्य करो, कॉलेजों में करो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में करो, विद्या के मंदिरों में करो। तो कहां पे जाके कर बैठा है, सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में 50 तरह की फिल्में चलती है, एडल्ट मूवी भी चलती है। मतलब उसको उस नजरिए से देखो तो अब मूवी वो चल रही है, पहले बज रहा है राष्ट्रगान। मतलब क्या है, राष्ट्रगान की बेइज्जती ही है। और ये भी है कि वो ऐसा थोड़ी कि परमिटेड नहीं, मतलब ये भी देखो कि सब चीजें तो लॉ के द्वारा परमिटेड है। तो मैं हमेशा कहता हूं पॉलिटी पर थोड़ा दायरे को बढ़ाइए, संविधान, कानून, रूल ऑफ लॉ के तहत बात कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कानून में। तो अगर कानून भारत में उस प्रकार की फिल्मों को बैन नहीं करता है तो फिर वो चल रही है। तो अब वहां पे आप राष्ट्रगान बजा रहे, और तो ये चीज आपत्तिजनक थी, जो बाद में रद्द भी किया गया कि इलॉजिकल था। शुरू करना है तो पहले राष्ट्रपति भवन में करो, संसद में करो, ऐसी जगहों पे करो, बट नहीं, वहां पे नहीं। सिनेमा हॉल से पता नहीं क्या ये था। उसका रीजन था कि जो याचिका करता थे कोई चौकसी साहब थे, उन्होंने सिनेमा हॉल को लेकर के किया हुआ था। उसका रीजन ये था कि इंडियन आदमी को यहाँ टच कर जाता है। 10-12 साल पहले वो राष्ट्रगान गा रहा था खड़ा होकर के सिनेमा हॉल में, देशभक्ति का अपना दिखा रहा होगा परिचय, तो सब लोगों ने मना करके बैठा दिया, बैठो बैठो बैठो, फिल्म सिनेमा में डिस्टर्ब मत करो। भाई आप सोचिए कि सिनेमा शुरू होने वाला है या कोई चल रहा है, आप खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगे, तो बाकी लोगों ने बैठा दिया, बैठो बैठो, वही हमारा टिकट बर्बाद हो जाए, राष्ट्रगान बात के लिए रखो। तो उसको ये चीज लगी, आप वो इसके पीछे पड़ गया, तो कोर्ट ने किया। तो वो एक अलग चीज थी, वहां पर भी राष्ट्रगान गाना जरूरी नहीं था। तो यहां पर मौन रहना, अगर आए राइट टू साइलेंस कैसा अधिकार है, तो मौन भी एक अभिव्यक्ति। और ये सच्चाई है कि मौन के द्वारा भी कई बार हम अभिव्यक्त करते हैं। आप किसी से नाराज हैं और उसके कुछ कहने पे भी नहीं बोलेंगे, तो वो भी एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो मौन भी एक अभिव्यक्ति है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। तो इसलिए हम देखते हैं इस देश में मौन जुलूस भी निकलता है। नहीं, अब खत्म हो गई। हाँ, अब राष्ट्रगान बजाने की बाध्यता ही खत्म हो गई। इधर मैंने बहुत दिनों से फिल्में देखी नहीं, बट वो निर्णय खत्म हो गया। पता नहीं अब बज रहा है कि नहीं, कोई बजाना चाहे तो रोकने, बट अब वो खड़ा होना वो सब अनिवार्य नहीं है। बजाना चाहे तो तमाम विज्ञापन चलते हैं, तो वो भी एक चीज है, बट फिर भी वो उचित जगह है भी नहीं। सच्चाई है कि कोई बाजार में राष्ट्रगान बजा रहा है, कोई सिनेमा हॉल में बजा रहा है, तो ऐसे बजाना है तो अच्छी जगहों पर बजाओ। तो ये इमैनुअल केस में निर्धारित। इमैनुअल का भी मसला वही था कि एक्चुअली इमैनुअल एक
इमैनुअल और उसका भाई स्कूल में पढ़ता था केरल में, और राष्ट्रगान चल रहा था। तो इन लोगों ने राष्ट्रगान नहीं गाया अपने रिलीजियस वो बिलीफ के कारण। उसके आधार पर स्कूल के हेडमास्टर ने दोनों का नाम काट दिया कि तुम लोग गेट आउट हो जाए। स्कूल से राष्ट्रगान बज रहा था, वो भी उसी टाइप के रहे होंगे, चौकसे से, हम चौकसे टाइप से, कि राष्ट्रगान बीच में है तो इनको टच कर गया, प्रिंसिपल साहब को दोनों को निकाल दिया स्कूल से। तब सुप्रीम कोर्ट में मामला, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई जरूरी है कि राष्ट्रगान गाया जाए। तो अभी स्थापित हो चुका है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि संविधान केवल पढ़ने की चीज नहीं, पढ़ना भी जरूरी है, नंबर भी लाना है वो भी जरूरी है, पर थोड़ा बहुत सीखना भी चाहिए। संविधान हमें जीवन जीने का नजरिया देता है, इस देश में हमारे विचारों को बदलता है, और हमें यह सिखाता है कि एक कम्युनिटी लाइफ कैसे जिया जाए। अकेले अकेले तो कोई भी रख लेगा, पर जब एक कम्युनिटी लाइफ की बात होगी, समाज की बात होगी, समुदायों की बात होगी, तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर हर आदमी मनमाना आचरण करेगा तो लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो कहीं एक जगह तो हमें किसी एक चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना भैया। तो हमने उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में लिया, उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इससे क्लियर है कि कोई भारत माता की जय बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आपको उससे टेंशन नहीं लेना। हाँ, आपको बोलना है तो बोलिए, आपको कोई रोके तब बोलो कि तुमने हमको रोका क्यों, क्योंकि रोक भी नहीं सकता कोई किसी को। बट हम ये कहेंगे कि नहीं, हम तो चिघाड़ ही रहे हाथी की तरह, तुमको भी चिघाड़ना पड़ेगा, जोर से लगाओ, वरना इधर तमंचा लगा के, और तमंचे पे डिस्को गाना बज रहा है पीछे, तो इधर तमंचा लगा दिया, पीछे गाना बज रहा है, तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को, तो सामने वाला डर के चिल्ला देगा। वो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब सीखने की जरूरत है, ये सहिष्णुता, ये संविधान का है। तो ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से संबंधित ये इंपॉर्टेंट मामले हैं, जिसमें प्रेस और इंटरनेट ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पे हमने आर्टिकल 19 का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है वो यही। उसके बाद जो आर्टिकल 19 में, उसको लेकर कोई बड़ी मुकदमेबाजी नहीं हुई है, तो जस्ट केवल मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसके बाद में क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता थी, सब लिखवा चुका हूं, बस सुन लीजिए, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन। तो सम्मेलन करना भी कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार। लेकिन उसमें दो चीजें तो स्वतः अंतर्निहित है कि सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए और शस्त्र रहित होना चाहिए। तो अगर हथियारों के साथ सम्मेलन होता है तो वो सम्मेलन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अभी आपने देखा विजयादशमी टीवी पे भी आ रहा था कि मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की, और भीड़ थी, सम्मेलन था। तो फिर शस्त्र पूजा कैसे किया, तो आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 25। भारत में कई जगह बड़ा घालमेल हो जाता है कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता है। तो अगर धार्मिक आचरण के तहत शस्त्र पूजा की जाती है तो वो उस फंडामेंटल राइट से कवर किया। बट इन जनरल कोई चाहे बंदूकें लेकर, हथियार लेकर और सम्मेलन करना, तो वो नहीं होगा, और उस पर सीमाएं भी हैं दो प्रकार की। तीसरी स्वतंत्रता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो तमाम तरह के संगठन हम बनाएंगे, राजनीतिक दल बनाना, सांस्कृतिक जितने संगठन बनाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, बट उस पर भी सीमाएं हैं कि राष्ट्र विरोधी नहीं बनेगा। और उसी में याद करो एक नया वर्ड आया है, सहकारी संस्था। तो इसको समझना जरूरी है कि ये क्या होती है, क्योंकि अगर प्रश्न आए कि संसद के द्वारा जोड़ा गया सबसे लेटेस्ट फंडामेंटल राइट क्या है, तो सहकारी संस्था। कौन सा अमेंडमेंट है जरा बताइए जरा। 97, बहुत बढ़िया, 97 किस साल में, 2011। तो बहुत अच्छी बात है। सहकारी संस्था, इसको थोड़ा समझते क्या है, पहले इसकी परिभाषा लिख लो कि ये क्या होती है, ये अन्य संस्थाओं से कैसे अलग है। सहकारी संस्था, इसकी परिभाषा लिखिए, जब नागरिकों का कोई समूह, जब नागरिकों का कोई समूह आपस में सहयोग करके, जब नागरिकों का कोई समूह आपस में सहयोग करके, जब नागरिकों का कोई समूह आपस में सहयोग करके अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए, जब नागरिकों का कोई समूह आपस में सहयोग करके अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी संस्था का निर्माण करता है, अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी संस्था का निर्माण करता है, किसी संस्था का निर्माण करता है, तो ऐसी संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। किसी संस्था का निर्माण करता है तो ऐसी संस्था को सहकारी संस्था या कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो ऐसी संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। और अगर सहकारी संस्था को एकदम माइंड में जानना हो कि इतना याद ना रहे उसका थीम क्या है, तो कुछ नहीं, आप अमूल को याद, अमूल, अमूल कूल। तो अमूल एक भारत में बड़ा ही परिचित शब्द हो गया है कि अमूल का दूध, अमूल का मक्खन, अमूल का वो वाला अमूल। तो अमूल में चीजें हैं, और अमूल की का प्रोडक्ट भारत के हर राज्य में कहीं ना कहीं आपको उपलब्ध हो जाएगा ढूंढने पे। अब देखो कि ये अमूल एक कंपनी है। अमूमन सामान्यतः जो कंपनियां होती है वो किसी प्राइवेट पूंजीपति की होगी या फिर वो सरकारी कंपनी होगी। लेकिन अमूल सरकारी कंपनी नहीं, ना तो भारत सरकार की कंपनी है अमूल, और ना ही गुजरात सरकार की कंपनी है।
और अमूल किसी अंबानी अडानी की भी कंपनी नहीं है, किसी पूंजीपति की भी कंपनी नहीं है। तो सवाल उठता है फिर किसकी है कंपनी ये? ये अमूल का मालिक कौन? तो अमूल हम कहेंगे एक सहकारी संस्था है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी की परिभाषा यह है कि जब नागरिकों का समूह अपने आर्थिक हित, यहां पर यह इंपॉर्टेंट चीज है, राजनीतिक दल से इस रूप में अलग होगा कि राजनीतिक दल राजनीतिक हित के लिए, बट ये आर्थिक हित, जब नागरिकों का कोई समूह अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये इसके केंद्र में किसी संस्था का निर्माण करता है, तो उसको हम कहते हैं सहकारी संस्था। तो गुजरात के जो दुग्ध पालक रहे होंगे, उन्होंने आपस में मिलकर तय किया कि हम आपस में मिलजुल कर चलेंगे तो ज्यादा हमारा फायदा हो। कंपनी बनी, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। अन्ना हजारे का नाम आपने सुना ही है। आजकल अन्ना पता नहीं गन्ना चूस रहे या क्या कर रहे, बट एक वक्त था, हमेशा मैं कहता हूं वंस अपॉन ए टाइम, जब अन्ना हजारे काफी भ्रष्टाचार आदि को लेकर थे। तो अन्ना हजारे महाराष्ट्र में जिस गांव में रहते हैं, अन्ना के गांव का नाम है रालेगण सिद्धि, और रालेगण सिद्धि लैंड कोऑपरेटिव या भूमि सहकारिता का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं जैसे अमूल मिल्क के प्रोडक्ट के क्षेत्र में कोऑपरेटिव है, तो भूमि सहकारिता। इसका मतलब रालेगण सिद्धि में अन्ना हजारे ने यह व्यवस्था की हुई है कि मान लो मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 3 एकड़ है, तो सब अलग अलग खेती करने में वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं होगी। किसी को 10 क्विंटल हुआ, किसी को 20 क्विंटल हुआ, तो बड़ी मंडी तक पहुंचना संभव नहीं। उसकी बजाय अगर सारे लोग मिलकर खेती करें तो सारी मेड़ें खत्म हो जाएंगी, तो 100 एकड़ 200 एकड़ का प्लॉट बनेगा, उस पर तमाम वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग होगा, हजारों क्विंटल की फसल होगी, तो उसको लोकल की बजाय दूर में भी जाके बेच के ज्यादा मुनाफा किया जा सकता है। और बाद में पैसा अकॉर्डिंगली बांट देगा कि जिसका 2 एकड़ है उसको 2 एकड़ के अकॉर्डिंग दे दो, जिसको 4 एकड़ है उसको 4 एकड़ के अकॉर्डिंग दे दो, और जो खर्चा हुआ वो भी उसी अकॉर्डिंग कर दो। तो ये लैंड कोऑपरेटिव। तो इस तरह हम देखते हैं कि अब कोऑपरेटिव्स भी बनाना, सहकारी संस्था बनाना भी 97th अमेंडमेंट के तहत एक फंडामेंटल राइट है। शायद ये इसलिए किया गया कि देखो उदारीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में मतलब पूंजीवाद का दौर बढ़ता जा रहा है। अब दिख रहा है कि हर जगह ये बड़े कॉर्पोरेट आ रहे हैं। कॉर्पोरेट का मतलब जो बड़ा पूंजीपति है, बड़े व्यापारी घराने, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब कॉर्पोरेट है। तो वो जो परचून की दुकान खोल के बैठा है वो कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट का मतलब इस लेवल का। तो ये कॉर्पोरेट हर जगह घुस रहा है। अभी देखो रिलायंस फ्रेश, तो गोभी से लेके आलू से लेके प्याज तक सब बिक रहा है बिग बाजार में। मतलब जो चीजें पहले हमारा परचून वाला बेचता था, सब चीजें मॉल में बिक रही, हर चीज बिक रही। सवाल उठता है, और वहां एसी भी लगा हुआ है, सस्ता भी है, और भी बहुत सारे कारण है, मनोरंजन भी हो जाता है, मतलब बहुत सारे अट्रैक्शन से टाइम भी पास हो जाता है। तो अगर सब खरीदारी वहीं से होगी, तो फिर हमारा जो ये बैठा हुआ है परचून वाला, और ये भी ध्यान रखो रिटेल सेक्टर, ये भारत में रोजगार देने का एक बहुत बड़ा साधन है सरकार से बाहर। सरकार कितना एम्प्लॉयमेंट दे पाती है, तो जिसे कुछ नहीं होता है आज भी गांव में, तो एक छोटी परचून की दुकान खोल लेता, थोड़ी पूंजी लगाया, थोड़ा बहुत इनकम हुआ परिवार का, तो उसका एक वो आया एम्प्लॉयमेंट। अब सब आदमी अगर चला जाएगा मॉल में, वहां सस्ता भी दे रहा है, एसी भी लगा हुआ है, मनोरंजन भी हो रहा है, स्कीम भी चल रही, तो ऐसी स्थिति में ये खत्म हो जाएंगे। तो उसी संदर्भ में एक फंडामेंटल राइट कि इस तरह के कॉपरेटिव्स बना के अपने को मजबूत करो। इसका मतलब कि जैसे अमूल आज किसी भी प्राइवेट कंपनी से मुकाबला करने में सक्षम है, तो मदर डेयरी प्राइवेट कंपनी, बट हम देखते हैं कि मदर डेयरी की तुलना में अमूल कहीं पर भी कम नहीं। तो अमूल में अगर कॉपरेटिव का आयाम नहीं होता तो 1 या 2 किसान मिलकर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो शायद इसीलिए इसको फंडामेंटल किया है, क्योंकि फंडामेंटल होने पे सरकार इसको तमाम सहायताएं देती। तो ये हम देखते हैं कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, फिर सब क्लॉज डी में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, सब क्लॉज ई में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है, सब क्लॉज एफ खत्म हो गया, संपत्ति वाली बात थी, और सब क्लॉज जी में कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19 है, जिसके केंद्र में मेंस के लिहाज से, प्री के लिहाज से 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई को रखना है। अब देखिए, जब पहली क्लास हुई थी तो हमने आपसे कहा था कि हम लोग प्रश्न भी साथ साथ करते चले। तो 19 पर देखो, फंडामेंटल राइट में जो क्वेश्चंस, अभी आगे भी बहुत क्वेश्चन आएंगे फंडामेंटल में, बट आर्टिकल 19 पर सवाल आया, और 2 सवाल आया आईएएस के मेंस में। 2013 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 13 से लेके, 13 से पहले आया होगा तो आसान होगा। तो 2 सवाल हैं, उसको हल करते। तो आर्टिकल 19 से संबंधित पहला सवाल तो 2013 में आया है। 2013 में क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, लिखिए। हाँ बिल्कुल, वो गैर संवैधानिक संस्था होगी, क्योंकि वो लॉ के तहत बनता है। आर्टिकल 19 पर और आईएएस के मेंस का सवाल है 2013 में। तो पहले क्वेश्चन लिखो क्या है, फिर उसको हल करेंगे। ये उस टाइम के करंट का सवाल था, तो अभी उसकी संभावना कम है, क्योंकि उस समय चर्चित करना था। फिर भी 2013 के आईएएस मेंस के मेंस का एक सवाल है, मैं लिखवा रहा हूं, देखो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A
तथा 66A तथा नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A की इससे, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं शुरू से। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A की इससे, तो यूपीएससी में कितना बेकार लैंग्वेज होता है, कि इससे कथित संविधान के, कि इससे कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में, कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में, अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संसद का एक कानून है और इसकी धारा 66 है, क्या आर्टिकल 19 का उल्लंघन करके, कथित वर्ड का मतलब कि ऐसा कहा जाता है, उसके बारे में हमें बताना। तो आप कहेंगे ऐसे ऐसे कितने कानून हम पढ़े, तो हर कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस समय बहुत चर्चित रहा था दरअसल। और जो चीज चर्चित रहती है लॉ, उससे तो एक्सपेक्टेशन है। जैसे हमने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, और यदि उसके प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, बहाल हुआ, तो उसको आपको तैयार रखना चाहिए। तो हजारों कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये क्या मामला था थोड़ा समझ लो। अब मैं नहीं समझता हूं कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन अभी फिर इस पर, अभी मैं समझता हूं एक आध महीने पहले फिर एक थोड़ा सा इसको लेकर न्यूज आई थी, जहां आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कई अधिकारियों को कई राज्यों में इसके संदर्भ में नोटिस जारी किया है। तो हो सकता है फिर से इसकी चर्चा हो, और थोड़ा जानिए कि ये क्या है। यहां पर संसद का एक कानून है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उसी को कहते हैं आईटी एक्ट। ये आईटी या सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब है कि आज इंटरनेट, मोबाइल, ये सब फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब क्या है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसका अच्छा प्रयोग भी हो रहा है और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े पैमाने पर फ्रॉड भी इसको लेकर हो रहे। फोटोशॉप का आपने नाम सुना होगा, कि सर किसी का है और धर किसी का है, इधर का सर उधर जोड़ दिया, अब बहुत ही खतरनाक मामला बन गया। तो ये किसी की डिग्निटी को खत्म कर रहा है। किसी के बारे में कुछ भी भ्रामक, एक से एक पोस्ट ऐसे छपते हैं कि पहली दफा जो अनजान आदमी है तो घबरा जाएगा कि ऐसी बात। मैं एक बताता हूं कि क्या हुआ था एक बार, और ये सच्ची बात है, ऐसा नहीं है। एक, अभी पता नहीं वो एनसीईआरटी में है कि नहीं, बट जब हम लोग तैयारी करते थे, और ज्यादा पुरानी बात नहीं, मैं समझता हूं कि ये 2000 से लेकर 2005 के बीच की बात है। तो उस समय 2000 मतलब 20-22-23 साल पहले, तो उस समय एनसीईआरटी जो मॉडर्न इंडिया की होती थी, विपिन चंद्रा उसको लिखते थे, तो उसमें एक बड़ा अच्छा फोटो हुआ करता था जो हम लोग को बड़ा पसंद आता था। वो फोटो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, याद करो, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। अभी उसका नाम अगस्त क्रांति मैदान, बट उस समय उसका नाम था ग्वालियर टैंक मैदान। तो अगस्त क्रांति मैदान नाम बदल गया कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो हुआ। तो उसमें कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, तो उसमें एक बड़ा अच्छा फोटो है कि मंच बना हुआ है, तो उसमें गांधी जी भी बैठे हुए हैं और नेहरू जी भी है, बाकी लोग भी हैं जो भी कांग्रेस के करता धरता, और गांधी और नेहरू कुछ परामर्श करते। तो ऐसे करके था कि तकिया है बीच में, गांधी ऐसे हैं और नेहरू का भी ऐसे है, और नेहरू कुछ कह रहे गांधी के कारण। तो बड़ा अच्छा लगता था फोटो कि मतलब एक देखो बढ़िया नेहरू जी गांधी जी का पोजीशन, तो ये, और आज वाला माहौल नहीं था कि नेहरू को और गांधी को गद्दार समझने की होड़ लगी हुई थी। मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं, तो उस समय बड़ा सम्मान और वो वाला था। वहां पे इधर हमने देखा एक फोटो, किसने मुझे भेजा, ये कहते हुए कि आप गांधी जी के प्रशंसक हैं, ये देखिए गांधी जी का हाल, क्या हाल गांधी जी का है। तो गांधी जी का हाल ये कि नेहरू को वहां से काट दिया, ये सच्ची बात बता रहा हूं, और वहां पर किसी विदेशी महिला को डाल और कहा कि ये है मोहनदास करमचंद गांधी। उसको ये पता नहीं था कि ये पढ़ के बैठा हुआ है सारा, और ये फोटो इसके दिमाग में है। तो वो फोटो का पोजीशन देखते ही हमने पकड़ लिया कि अच्छा वो वाला फोटो का कट टेस्ट है। तो तुरंत वो फोटो भी मेरे पास था, तो वो तुरंत खींच के कहा कि ओरिजिनल ये है और इसे भ्रामक प्रचार मत करो। बट कहने का मतलब ये भी तो होता है कि नेहरू जी की तरह कोई और आ जाती है, और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। इसी तरह इंटरनेट, फेसबुक के द्वारा कई आपत्तिजनक बयान, वो सब चीजें होती हैं। तो यहां इसी के लिए संसद ने कानून बनाया जो जरूरी था कि अगर कोई व्यक्ति सूचना तकनीक का दुरुपयोग करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आईटी एक्ट में बहुत सारी धाराएं थी, जिसमें एक धारा थी 66A। अभी इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद 2014 में रद्द कर दिया। 13 में सवाल आया था, बहुत विवादित था, तो अब यह धारा नहीं है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, बट इसका मिसयूज के मामले 11-12 में ही खूब हुए थे। अब देखो 66A क्या कहता था। 66A कहता था कि यदि इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, मतलब किसी भी इस तरह के साधन का प्रयोग करके कोई ऐसा संदेश, टिप्पणी, तो कुछ भी, फोटोशॉप, मतलब कोई भी संदेश, टिप्पणी या कार्य किया जाता है जो घोर आपत्तिजनक है, ये वर्ड था, जो घोर आपत्तिजनक, और यही शब्द इसके रद्द होने का कारण बना। इंग्लिश वर्ड क्या था, विच इज ग्रॉसली ऑफेंसिव।
जो घोर आपत्तिजनक है, तो ऐसा कार्य एक अपराध माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और सजा दी जाएगी। तो फिर से देखो 66 क्या कह रहा है कि इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी इस तरह का है सूचना तकनीक का साधन, इसका प्रयोग करके यदि कोई व्यक्ति कोई संदेश भेजता है, टिप्पणी करता है, कोई भी कार्य करता है, और वर्ड क्या है कि यदि उसका वह कार्य घोर आपत्तिजनक है, ग्रॉसली ऑफेंसिव है, यह वर्ड ध्यान देना है, इसलिए अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा कि ग्रॉसली ऑफेंसिव है, घोर आपत्तिजनक, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और सजा हो। कानून एक तरह से सूचना प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया, बट कानून में यह जो शब्द है यह हम देखते हैं बड़ा ही अस्पष्ट है, क्योंकि घोर आपत्तिजनक की कोई निश्चित परिभाषा नहीं। एक शब्द जो मेरे लिए सामान्य हो सकता है आपके लिए आपत्तिजनक हो सकता है, तो घोर आपत्तिजनक शब्द की परिभाषा तो है नहीं। इसका व्यवहारिक परिणाम यह हुआ कि कई बार सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए या एक तरह से सत्ताधारी दल के आदेश आदि को पूरा करने के लिए पुलिस अधिकारी बड़ा मनमाना आचरण करते और किसी को भी तात्कालिक तौर पर घोर आपत्तिजनक घोषित करके अरेस्ट कर लिया, बाद में केस मुकदमा होता रहेगा और आपको पता है कि लंबा मामला चलेगा और फिर लेकिन तात्कालिक तौर पर तो परेशानी होगी। जैसे उस समय कुछ ऐसे कार्य हुए थे और इससे थोड़ा सा पहले देखो जब ये चल रहा था तो अन्ना हजारे का आंदोलन उसी समय चल रहा था, काला धन को लेकर। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, ये सब उस समय बड़े सुपर हीरो हुआ करते थे। अभी कहां है पता नहीं। अभी बाबा रामदेव भी ऐसा लग रहा है कि काला धन आ चुका है देश में, बट आप सभी को भी याद हो, ये बहुत पुरानी घटना नहीं है कि बाबा यहीं पे रामलीला मैदान में कैसे सभा किए थे और क्या क्या बातें। उनका एक नारा अभी भी मुझे याद है, क्योंकि एक दो बार मैं भी गलती से पहुंच गया, आज भी उस भूल के लिए पछताता हूं। और बढ़िया था कि उस रात में मैं वहां नहीं था जिस रात में लाठीचार्ज हुआ था। और आपको पता है कि बाबा कैसे भूमिगत हुए और एक नए वस्त्र पहनकर अवतरित हुए, तो छुपी हुई बात नहीं है। हाँ, तो सबको वो चीज पता है कि वो कैसे आए। तो भगत सिंह की तरह और चंद्रशेखर आजाद की तरह नहीं थे कि ये गोली आखिर खा लेंगे बाबा। भाई क्या करेगा, पुलिस लाठी ही तो मारेगा। तो भाग गए बाबा। सोचिए कि अपने समर्थकों को छोड़ के थोड़ा भगत सिंह और आजाद के बारे में सोचते कि चंद्रशेखर आजाद कहां भागे। भगत सिंह तो बम फेंक के वहीं पे चिल्लाते रहे, बाबा तो भाग निकले। जबकि भगत सिंह अंग्रेजों के साम्राज्यवादी पुलिस के ये में थे, ये तो एक डेमोक्रेटिक देश में थे, बट फिर भी बाबा भाग निकला। तो वो एक आयाम है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ये बाबा हो, अन्ना हो, ये सब बड़े हीरो बन। और भ्रष्टाचार विरोधी, तो रामदेव का एक नारा था मनमोहन सिंह के लिए, सुधर जाओ या उतर जाओ, ये बार बार नारा दोहराते थे। हम लोग भी कहते थे कि नहीं बढ़िया है। बाद में पता चला कि मामला कुछ और था। क्या था वो बताऊंगा कभी। बट अब यहाँ पे जब वो चल रहा था तो समाज उसमें शामिल था उसमें, क्योंकि उस समय आंदोलन की वास्तविक शक्ल लोगों को पता नहीं थी। तो सभी लोग, अगर आप में से कुछ लोग होंगे दिल्ली में उस समय, तो याद है कि दिल्ली मेट्रो में जनरली नारा वारा नहीं लगता, बट मुझे अच्छी तरह याद है कि उस टाइम दिल्ली मेट्रो में भी अन्ना वाली टोपी, एक टोपी उस समय चली थी, उसमें लिखा हुआ था मैं भी अन्ना, ये लिखा हुआ था मैं अन्ना हजारे। हाँ, ये टोपी में लिखा था मैं अन्ना हजारे हूं। हर कोई पहन के दिल्ली में घूम रहा है। और मेट्रो में सामान्यतः नारे लगते हुए हमने नहीं देखा। ये दिल्ली का जो मेट्रो है हमारे सामने बना है। मुझे याद है कि जब हम यहाँ पढ़ते थे, ये कब की बात है, एमए की बात है, फिल्म में, तो हॉस्टल में रहता था उस समय। ये आपका जो यहाँ पे खुदाई उदाई चलती थी तब उस समय बना था। सबसे पुरानी लाइन यही वाली है, येलो लाइन। सबसे पहले मेट्रो शुरू हुई थी, पहली सफर विश्वविद्यालय से कश्मीरी के। तो बड़े उत्साह से हम लोगों ने, मतलब उस समय एक एडवेंचर के लिए चढ़ते थे। और हर चीज बताने वाली होती है क्या, बट जो भी हो, तो मेट्रो में लोग चढ़ जाते थे। तो चलो अब मेट्रो की चर्चा छोड़ो, ऐसा ना हो कि अभिव्यक्ति के क्रम में कुछ भी बता बैठूं, बाद में पता चला मेरे ऊपर विवाद हो गया कि फला फला ऐसे बात। तो सीधे यहाँ पे आ जाइए, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर पे, क्योंकि मुझे पता है कि शरारती तत्व सक्रिय हैं और सारा डाटा मेरा निकालना चाह रहे हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे आ जाओ कि उस टाइम पे जब अन्ना का मूवमेंट चल रहा था, तो एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, असीम त्रिवेदी। असीम त्रिवेदी एक कार्टूनिस्ट थे। तो भाई कार्टूनिस्ट कार्टून तो बनाएगा ही। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में पूरा माहौल था। तो उसी संदर्भ में, और असीम त्रिवेदी अन्ना के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, तो असीम त्रिवेदी ने एक कार्टून बनाया। अब देखो कि हमारा जो राज चिन्ह है भारत का, वो अशोक चक्र है, और अशोक चक्र के नीचे मुंडक उपनिषद की एक पंक्ति है, वो है सत्यमेव जयते। ये हमारा राज चिन्ह है। तो करप्शन को दिखाने के लिए कार्टूनिस्ट ने, और चूंकि सरकार के करप्शन का मामला था, तो एक कार्टून बनाया जिसमें भारत का राज चिन्ह अशोक चक्र है, और उसके नीचे लिखा हुआ था भ्रष्टमेव जयते। भ्रष्टमेव जयते एक कमेंट था। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए। कोई भी चीज का मूल्यांकन शून्य में नहीं होगा। संदर्भ देखो कि अन्ना का मूवमेंट है, उसका कार्यकर्ता है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन है, अन्ना अनशन पे बैठे हैं, और उसके संदर्भ में बना रहा है भ्रष्टमेव जयते। तो ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि एक तरह से एक राष्ट्रीय समस्या को ही दिखा रहा है कि आज हमारा गणतंत्र ऐसा हो गया है जिस गणतंत्र में सत्य की जगह भ्रष्ट की जीत है। लेकिन पुलिस ने
इसी धारा का प्रयोग कर दिया असीम त्रिवेदी के खिलाफ, कहा कि घोर आपत्तिजनक है, क्योंकि सरकार एनी हाउ दमन करना चाहती थी, तो कहा कि घोर आपत्तिजनक है, असीम त्रिवेदी को जेल में डाल दिया। तो इसको लेके काफी विवाद हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं है, इसको हम घोर आपत्ति, क्योंकि वर्ड क्या है, ग्रॉसली ऑफेंसिव, सामान्य नहीं, घोर आपत्तिजनक, तो ये ऐसी कोई घोर आपत्तिजनक चीज नहीं है, खास करके कार्टूनिस्ट ने किया, तो रिहा हो गया। तो पहला दुरुपयोग का मामला। उसके बाद उससे भी खराब मामला है, जब उसके थोड़े समय के बाद ये बाल ठाकरे की मृत्यु हो गई। अब बाल ठाकरे वही जो कौन सी महाराष्ट्र में सेना, वानर सेना या क्या है, शिवसेना, तो मैं नाम भूल जाता हूं, जो भी हो, वानर सेना शिवसेना है, वो एक ही कार्य उसका वही है, तो जो कह दो वही से। तो महाराष्ट्र में जो वानर सेना है उसका संस्थापक बाल ठाकरे की मृत्यु हो गई। तो आपको पता ही है कि बाल ठाकरे, शिवसेना का बड़ा खौफ वहां पे हुआ करता है, और बाल ठाकरे की मृत्यु हो गई तो शिव सैनिकों ने एक प्रकार से अघोषित बंद करवा दिया, सब जगह बंद हो गई। अच्छा, उसका संवैधानिक पहलू यह है कि बाल ठाकरे भारत में किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं। तो बाल ठाकरे भारत का राष्ट्रपति नहीं था, वो मंत्री नहीं था, वो प्रधानमंत्री नहीं था, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहा, एमपी एमएलए कुछ नहीं रहा। तो ऐसे तो करोड़ों लोग मरते हैं देश में, अगर संवैधानिक नजरिए से मैं बात करूं। अब भले ही कितने बड़े गुंडे हैं, दादा है, मस्तान है, इससे फर्क नहीं। संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, चलो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, तो राजकीय शोक बनता है। बट बाल ठाकरे किसी संवैधानिक पद पर कभी था नहीं, एक कार्टूनिस्ट था, बाद में नेता बन गया। तो बाल ठाकरे का मरना कोई वो घटना नहीं है कि महाराष्ट्र बंद हो, कानूनी तौर पर देखा जाए, बट बात वही है कि गुंडा कर दी, पूरा महाराष्ट्र बंद कर दिया। तब एक लड़की ने फेसबुक पे लिख दिया कि मुंबई शहर एक जंगल की तरह है, और जैसे जंगल में शेर मर जाता है तो अघोषित खौफ फैल जाता है, वैसे ही मुंबई में हालत हुई। तो अब देखो, क्या इसको ग्रॉसली ऑफेंसिव कहेंगे? ये तो एक घटनाक्रम को उसने चित्रित किया, कोई भी लिख देता है तो लिख दिया, और दूसरी लड़की ने उसको लाइक कर दिया। तो लाइक करना तो यूं भी हो जाता है, कई लोग ऐसे भी लाइक कर देते हैं। पुलिस ने दोनों के कार्य को, लाइक करने वाले के कार्य को भी ग्रॉसली ऑफेंसिव, दोनों को अरेस्ट किया गया सर्वर वो सब पता करके कि इतना खतरनाक पोस्ट और उसको लाइक कर देने का इतना खतरनाक काम, दोनों को अरेस्ट कर लिया। मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने फिर कहा कि कहीं से भी ग्रॉसली ऑफेंसिव नहीं है। अगर ऐसी भी अभिव्यक्ति नहीं देखे तो वही बात है कि अभिव्यक्ति की अगर इतनी भी आजादी नहीं होगी तो फिर क्या करेगा? तो क्या हिटलर का देश थोड़ी है कि हर जगह पुलिस बैठा हुआ है? तो वही पर है कि हर जगह 19 का उल्लंघन हो रहा है कि अभिव्यक्ति कार्टूनिस्ट करना चाह रहा है, आप उसको अरेस्ट कर ले। ऐसे कई मामले आए और इन सभी मामलों में यह पाया गया कि 66 का दुरुपयोग हुआ। तो उसी समय यह सवाल है, उसके अगले साल 66 को रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो अभी 66 नहीं है। तो आप कहेंगे फिर अभी एक आध महीने पहले अगर अखबार पढ़ते हो तो इसको लेकर फिर क्यों खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस है? तो अब देखो क्या मामला हो अभी हाल में कि ये 2014 में ही रद्द हो चुका है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। जब 2014 में रद्द कर दिया तो इसका मतलब इस कानून के तहत मुकदमा नहीं होना चाहिए दर्ज। बट कुछ राज्यों में और आश्चर्य की बात है कि या तो अधिकारी अज्ञानी हैं या उनको पढ़ते नहीं है या उनको पता नहीं, जबकि उनके लिए बहुत काम की चीज है। कुछ राज्यों में अधिकारियों ने 2014 के बाद भी इसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, मतलब लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो ऐसे जब कुछ केसेस प्रकाश में आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब उन अधिकारियों को नोटिस भेजा है कि भाई जब हमने 2014 में 66 को रद्द कर दिया तो फिर आपने कैसे इसके तहत लोगों की गिरफ्तारी की? ये तो घोर ये कार्य है। तो अब उन अधिकारियों को नोटिस भेजा है कि भाई आप जवाब, ऑफ कोर्स उनका जवाब मुझे नहीं लगता है कि क्या जवाब देंगे, बट जो भी जवाब, यदि जवाब संतोषजनक नहीं है तो फिर ऐसे अधिकारियों पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर वो यही जवाब देंगे कि हमें ऑफिशियल सूचना नहीं मिली थी, जो भी ऐसा जवाब दें। तो इसीलिए आप देखो अधिकारीगण इस पर कुछ राज्यों में कुछ मुकदमे हो गए थे तो उसको लेकर नोटिस भेजा। तो यही चीज पूरा दिखाना था। तो हमें यहां पर कुल मिलाकर यही दिखाना है कि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन उस पर सीमाएं भी लगाना। तो पूरी की पूरी आईटी एक्ट रद्द नहीं हुआ, कोर्ट ने कभी यह नहीं कहा कि सीमाएं नहीं लगी, बट फिर वही शब्द हमें दिखाना है कि युक्ति युक्त निर्बंधन होना चाहिए। और यहां पर न्यायालय ने माना कि ग्रॉसली ऑफेंसिव शब्द युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि इससे मिसयूज की ताकत मिलती है। तो यह हमेशा ध्यान रखना निष्कर्ष में कि इस निर्णय से कभी या आगे चल के जब 66 को रद्द किया तो इसे कभी यह निष्कर्ष मत निकालो कि अभिव्यक्ति की आजादी असीमित है, क्योंकि आईटी एक्ट को रद्द नहीं किया, केवल इसकी एक धारा को रद्द किया। वो इसलिए किया कि कोर्ट ने कहा युक्ति युक्त नहीं, और ग्रॉसली ऑफेंसिव शब्द गलत है। तो ये पूरा इसी को दिखाना था। तो अब मैंने समझता हूं कि आगे ये सवाल आएगा, उस समय का करेक्ट है। तो ये 2013 का सवाल है। 2014 वाला सवाल कॉन्सेप्चुअल था, तो वो सवाल रिपीट हो सकता है। तो अब देखो 2014 के आईएएस के मेंस में एक सवाल आया, 2014 के आईएएस के मेंस का एक सवाल देखिए। 2014 आईएएस के मेंस में 19 से सवाल है, इसको लिखो। आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
2014 का आईएएस का मेंस। आप वाक, एग्जैक्ट में क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, वाक और अभिव्यक्ति, वही हो गया विचार और अभिव्यक्ति, उसी को लिखा है वाक और अभिव्यक्ति। आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संकल्पना से क्या समझते हैं? आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संकल्पना से क्या समझते हैं? आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संकल्पना से क्या समझते हैं? क्वेश्चन मार्क, फिर आगे लिखो। क्या इसकी परिधि में घृणा वाक्य भी आता है? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक्य भी आता है? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक्य भी आता है? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक्य भी आता है? क्वेश्चन मार्क, फिर आगे एक ही प्रश्न के 3 हिस्से। भारत में फिल्में, इसी में आगे लिखो, भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से, भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से, भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है? तो एक ही क्वेश्चन का 3 पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इसलिए क्योंकि बस 3 चीजें डिस्क्राइब कर देनी है 3 पैराग्राफ में और लास्ट में 1-2 लाइनों में कंक्लूजन। तो सबसे पहला हिस्सा है कि वाक और अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि विचार क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, और थोड़ा सा इसमें प्रेस और इंटरनेट भी जोड़ेंगे। अभी के संदर्भ में यदि सवाल आए तो थोड़ा सा दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस में अभिव्यक्ति की व्यापक व्याख्या करके, अब ये नहीं कि पूरा उसमें जाएंगे बट थोड़ा सा उसका क्रक्स दिखाएंगे, और हाल के निर्णय में इंटरनेट को भी शामिल किया। तो ये पहला हो गया, विचार और अभिव्यक्ति क्या है। सेकेंड पैराग्राफ में दिखाएंगे कि घृणा वाक्य की स्वतंत्रता भारत में नहीं है, तो यहां पर दिखाएंगे कि घृणा वाक्य किसको कहते हैं। फिर दिखाएंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो 8 सीमाएं हैं वो क्यों बनाई गई है, घृणा वाक्य रोकना। तो सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे घृणा वाक्य क्या है और 8 सीमाओं में। ये जरूरी नहीं है मेंस में, हमेशा ध्यान रखो, कई बार हम लोग फैक्ट के बारे में एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं, वो पीटी में होना चाहिए, बट मेंस में ऐसा जरूरी नहीं है कि अब हम लिख रहे हैं तो 8वां लिखें, तो 1, 2, 3 जो याद आ जाए, ये 8 सीमा शब्द होनी चाहिए। अब 8वां नहीं होना जरूरी है, कि ये नहीं कि 8वां लिख रहे हैं, 8 सीमाएं जैसे 2, 2, 3 याद आए तो इतना अंडरस्टूड होता है कि ये मेंस की परीक्षा है। तो 8 सीमाएं हैं, उसमें 1, 2 को लिख के और फिर उससे लिंक कर दें कि 8 सीमाएं क्यों लगाई, इसीलिए तो लगाई कि घृणा वाक्य ना हो, अभिव्यक्ति का स्वरूप रचनात्मक हो। तो दूसरा पैराग्राफ ये देंगे। और तीसरा कह रहा है कि भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से थोड़ी अलग हैं, कैसे? तो याद करो जो हमने पढ़ा था कि इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसमें रोचकता है, इसमें कहानी है, इसमें नृत्य है, इसमें गीत है, इसमें संगीत है, इसलिए फिल्मों का प्रभाव ज्यादा होता है, अच्छा भी और बुरा भी। और इसीलिए अभिव्यक्ति के अन्य रूपों की तुलना में इसको ज्यादा गंभीरता से देखना जरूरी है, इसलिए भारत में सेंसर बोर्ड है। तो बस यही 3 आयाम है, और हमेशा ध्यान रखना है कि कई लोग इस बात को लेकर टेंशन में होते हैं, क्योंकि अभी ढेरों प्रश्न आने वाले, एक एक करके जब प्रश्न देखेंगे मेंस के, तो इंट्रोडक्शन क्या करें, कंक्लूजन क्या करें। अभी जब 200 शब्दों में उत्तर लिखना है या 250 शब्दों में लिखना है, कुछ प्रश्नों का 150 शब्दों में लिखना है, तो यहां पर हमारे पास वो सब करने का स्कोप नहीं है। इसका मतलब जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा उत्तर। अभी के समय का सबसे बढ़िया सटीक रणनीति यही है कि जो प्रश्न पूछेगा वही उत्तर देंगे। ये नहीं कि हम लकीर के फकीर जाएंगे कि नहीं हमको इंट्रोडक्शन में ये लिखना है। अब यहां कोई पूरा संविधान अनुच्छेद 19 फंडामेंटल राइट को डिफाइन करे, गलत होगा। सीधे टू द पॉइंट है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पूरा उसका मीनिंग बताओ, फिर तीनों चीजें लिख के, और लास्ट में कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, या जो भी एक आध लाइन। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज का, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि एक प्रश्न में 3 प्रश्न। अब इसमें 2 चीजें हैं कि या तो हम क्वेश्चन के कंटेंट को ठीक से टैकल करें, या अपना इंट्रोडक्शन और वो वाला वाइड नॉलेज दिखाएं कि हमको पूरा संविधान पता है। तो भाई ध्यान रखना, रिसर्च पेपर लिखने की अनुमति नहीं है। अगर अनलिमिटेड वर्ड्स होते तो हम ज्ञान दिखाते, बट अब मेरे पास ये चीज है कि कोई मेरे से पूछता है कि बत्रा सिनेमा कहाँ है, और मेरे पास 2 ही लाइन बोलने की अनुमति है, तो मैं उसको गांधी विहार, नेहरू विहार का पूरा इंट्रोडक्शन दूं तो ये चीज छूटेगी। या फिर मैं 2 लाइन से ज्यादा बोल जाऊंगा और मुझे अनुमति 2 ही लाइन की है, तो मैं सीधा ये ना बताऊं कि मुखर्जी नगर बस स्टैंड के पीछे बत्रा है। मतलब कहने का मतलब जो पूछ रहा है वो लिखना इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस इस प्रश्न की इस रूप में करनी है कि 3 पैराग्राफ में 3 चीजें। तो फर्स्ट वाला जो है आईटी एक्ट, वो तो अब रिपीट नहीं होगा, तो उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बट ये वाला करना, ये रिपीट हो सकता है। तो यहां पर आकर हमने आर्टिकल 19 को पढ़ा। तो 1-2 प्रश्न है, मैं देख लूं बस 2-4। 97वां संशोधन 2011 में हुआ, और 103वां संशोधन 2019 में, फिर 97 संशोधन मौलिक अधिकार में नवीनतम क्यों है? इसलिए यह है कि एक नवीनतम संशोधन है, मैंने कहा नवीनतम मौलिक अधिकार जोड़ा गया, तो उसको नवीनतम मौलिक अधिकार के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि 103 में आरक्षण पहले से ही प्राप्त था, कोई नया मौलिक अधिकार नहीं जुड़ा है। युक्ति युक्त निर्बंधन क्या है? तो ये तो देखिए बता ही दिया। युक्ति युक्त वर्गीकरण
तो वो भी 14 के संदर्भ में पढ़ा। सर्वोच्च न्यायालय वाला अभी होगा आगे, चिंता मत करो, बहुत डिटेल में पीठ पढ़ेंगे। लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर, ये पूरा थियरी का क्वेश्चन है। 23 नवंबर से पॉलिटिकल साइंस का बैच शुरू हो रहा है, वहां यही सब मुद्दे होंगे। डेली प्रश्न लिखवाया करिए, बिल्कुल लिखवा रहा हूं आपको। एक सवाल है कि सर आपने बताया था 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत फिल्मों को सेंसर बोर्ड पास करेगा, तो इमरान हाशमी की फिल्मों में बहुत ही अलग सीन होते, ये लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, वो कैसे पास हो जाता है? तो ये जान लो बस 1 मिनट कि भारत में, बस 1 मिनट, क्योंकि ये सवाल लाजमी है कि जहन में आएगा कि जब सेंसर बोर्ड होता है तो इमरान हाशमी या ऐसे कई सारे हाशमी हैं कि उसका मूवी कैसे। तो भारत में देखिए सेंसर बोर्ड फिल्मों को 3 तरह के सर्टिफिकेट देता है। जब कोई फिल्मों को सेंसर बोर्ड देखता है तो पहला सर्टिफिकेट होता है यू। यू का मतलब है यूनिवर्सल। इसका मतलब यदि फिल्में एकदम बिल्कुल सही है, फिल्म कोई वैसा नहीं है, बच्चे भी देख सकते हैं, तो यूनिवर्सल का मतलब कि एकदम क्लीन है और परिवार के साथ भी बैठ के देखा जा सकता है, बच्चे भी देख सकते हैं, कोई रोक नहीं। कुछ फिल्मों को ए का सर्टिफिकेट देता है। ए का मतलब कि उसको रेस्ट्रिक्शन के साथ लगाना है और उसके संदर्भ में प्रशासन कार्रवाई कर सकता है कि बच्चे नहीं देखेंगे, नियम कानून एक पर्टिकुलर टाइम पे ही। और कुछ को यू ए लगाता है, यूनिवर्सल और एडल्ट के बीच का है, तो वहां पर सेंसर बोर्ड ये क्लासिफिकेशन करता है। तो उसके अतिरिक्त ये होगा। दूसरी बात ये भी कि समय बदल रहा है, तो जब समय बदल रहा है तो हम देखते हैं समाज भी बदल रहा है, तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत अभिव्यक्ति तो अब हो ही रही है। तो एनीवे चलो आज यहीं पे रुकते हैं और कल आगे डिस्कस करेंगे। तो चिंता मत करिए हाशमी साहब की फिल्मों को लेकर।